हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो जैसे कि बेटा आपको पता है, वी आर गोइंग थ्रू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वी आर डिस्कसिंग द सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड। दो पूरे कर चुके हैं, तीसरा गोइंग ऑन था, तो तीसरे का ऑर्गेनिक पार्ट की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सही है? नो 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 13 ये हमने स्किप कर दिए थे, 21 हो गया था, 22 भी हो गया था, 23 भी हो गया था ना, और 24 भी हो गया था। ठीक है, 25 का बात करेंगे। ठीक है, सो लेट बिगिन फ्रॉम वंस अगेन। देखो बेटा, अगर हम लोग 25 की बात करते हैं तो लिखा है गिव रीजन। पहले ही आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि चाहे रीजन देना हो चाहे एक्सप्लेनेशन, पहले हम अपना एक एक्सप्लेन अलग से करते हैं, उसके बाद चीजें अगर हमें वर्डिंग आए तो वर्डिंग बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन तो क्लियर है कि रीजन बताना है। अब रीजन जो है, पहले वाला पार्ट पढ़ते हैं कि क्या रीजन बताना है, वो समझते हैं। तो पहले में कहा गया कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्लोरीन इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये कहा गया। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देती है। ठीक है, जबकि दो का मतलब है जबकि, जबकि क्लोरीन खुद में ही एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले मैं हमारे स्टूडेंट को एक चीज बताने वाला हूं जो कि ध्यान से एक बहुत शॉर्ट हो जाएगा अगर आपको ये पता पड़ गया तो। अगर हम लोग बेटा बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के हमारे यहाँ कितने एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर हमें ये याद हो जाए तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी। जैसे सबसे पहला जो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे यहाँ वो है क्लोरोबेंजीन, जो कि फर्स्ट चैप्टर से आता है, मतलब हेलो एल्किन हेलोरिन से आता है। एरोमेटिक कंपाउंड की ही बात हो रही है सिर्फ। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेटा वो फिनॉल होता है, जो कि एल्कोहल वाले चैप्टर से आता है, मतलब फिनॉल आता है। और अगला एरोमेटिक कंपाउंड हमारे यहाँ जो है वो एनिसॉल है, जो कि ईथर से आता है। ठीक है, अगला जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजाइडिहाइड है, जो कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर से आता है। अगला जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजोइक एसिड है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो है एनिलीन है, NH2 है, जो कि अमाइन चैप्टर से आता है। तो मतलब हमसे जब भी एरोमेटिक क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड के रिगार्डिंग जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 6 में से एक होगा। ठीक है, अभी कल परसों मैंने एक चीज आपको बताई थी और फिर एक बार हिंट के तौर पर बता रहा हूँ, ध्यान दो। बेंजीन के साथ जब कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो दो तरह का होता है, या तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, या फिर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर आपको ये पहचानना नहीं आता है तो आज ही सीख लोगे आप लोग। पहचान ये होती है कि जो एटम बेंजीन की रिंग के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अगर उस एटम के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, और अगर उस एटम के पास जो कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसके पास अगर पाई बॉन्ड की फैसिलिटी है, मतलब उसके पास पाई बॉन्ड भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जैसे कि क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में हम सब जानते हैं क्लोरीन के पास जो है एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो मतलब ये कैसा होगा, डोनेटिंग होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ये भी डोनेटिंग है। एनीसॉल में ऑक्सीजन के पास होता है तो ये भी डोनेटिंग है ना। एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप बेटा ऐसा होता है, ये वाला। तो कार्बन के पास पाई बॉन्ड की फैसिलिटी है, फैसिलिटी है ना। क्या होगा बेटा बताओ, हाँ बेटा जल्दी बताओ। हाँ, डोनेटिंग होते हैं, वही तो बेंजीन को डोनेट करते हैं भाई। जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो डोनेट करता है बेंजीन को, और जिनके पास पाई बॉन्ड की फैसिलिटी होती है वो विड्रॉ करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, अरे वो बात की बात है, पहले यहाँ देखो जरा। अभी ये चीज बता, इसको देखो ना बेटा, ध्यान दो जरा, इसको देखो जरा। तो अब यहाँ पे ये हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे एल्डिहाइड की बात करेंगे, तो एल्डिहाइड के पास पाई बॉन्ड की फैसिलिटी है ना। एल्डिहाइड के पास क्या है जरा बताओ, पाई बॉन्ड की फैसिलिटी है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ये विड्रॉ है। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी जानते हो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो होता है बेटा, तो ये भी क्या है, विड्रॉ है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ये क्या है, डोनेटिंग है। यानी कि बेंजाइडिहाइड और जो बेंजोइक एसिड है वो विड्रॉ करने वाले, बाकी सब डोनेट करने वाले। एक चीज ये हो गई। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के पास आते हैं, देखो जरा। ये कहा गया कि क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बना के देता है। कब देता है, जब हम उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, जबकि दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तब ये नहीं बताया जा रहा है कि जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है तब की बात नहीं हो रही है। अगर हम ये भी मान के चलें कि अगर ये है, ये वाला, अगर आप लोगों को जैसे कि अभी सूरज को डाउट आया तो यहाँ पे हमने तो कहा कि क्लोरीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो शेयर करता है, लेकिन विड्रॉइंग की ये जो बात आई है बेटा वो आई है उसके नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, कि क्लोरीन जो है माइनस आई भी शो करता है, माइनस आई, तो इस वजह से उसे विड्रॉइंग ग्रुप कहा गया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस वजह से। तो ये माइनस आई भी शो करता है, तो जो विड्रॉइंग ग्रुप की जो बात उसने बोल दी है वो इस वजह से बोल दिया कि क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी भी रखता है। बट वो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड क्यों दे रहा है उसकी बात हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ इसे हटा देंगे, ये चीज आपको ध्यान नहीं देनी है, ये गलत लिखा हुआ है या फिर ये कंफ्यूजन के विषय में आपको दे रखा है। विड्रॉइंग ग्रुप जब दे रखा है, जैसे कि मान लो कि अल्काइल हैलाइड होते हैं, तो अल्काइल हैलाइड में जैसे क्लोरीन है,
तो आप जानते हैं कि ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन ग्रुप को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, नहीं करेगा, तो ये इस वजह से दे रखा है। बट एरोमेटिक कंपाउंड में वही जो क्लोरीन है वो डोनेटिंग का काम कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं दिख रहा। कॉन्जुगेशन सिस्टम के मैंने टाइप बताए थे आपको, कितने टाइप होते हैं? 5। पाई और पाई कॉन्जुगेशन हो, पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन हो, पाई पॉजिटिव चार्ज, पाई नेगेटिव चार्ज, पाई और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन होगा तो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे तो ये विड्रॉ करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट। दोनों में फर्क ये समझना होगा। ये क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसी तरह यहाँ पे जो क्लोरीन है वो डोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है भाई हमारे पास रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन सिस्टम है, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो यही तो इसकी विशेषता है क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि क्लोरीन तो लेने वाला है, क्लोरीन तो लेने वाला है, लेकिन जब वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो फिर वो डोनेट क्यों करता है, फिर क्यों डोनेट करने के लिए आ रहा है, वो डोनेट क्यों करता है, ये यही तो क्वेश्चन है। क्लोरीन जो है वो कैसा है, विड्रॉ करने वाला, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का कैरेक्टर है। लेकिन जब वो बेंजीन के अंदर आ जाता है तो विड्रॉ करने की बजाय वो डोनेट करना शुरू कर देता है। कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, है ना। तो ऐसे क्यों हो जाता है, वही तो मैं समझाना है। उससे पहले एक ये सीरीज मैंने आपको समझाई, अब एक सीरीज और समझ लो जरा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जितने भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होती है, ये टॉपिक हो रहा है, क्वेश्चन नहीं करा रहा बेटा मैं भी फिलहाल। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि टॉपिक को सिर्फ एक बार करेंगे, बाकी फिर क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी हो तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले एक शब्द और लगा लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक से पहले एक शब्द और लगा लेते हैं, एरोमेटिक। क्या लगा लेते हैं? अब ये एरोमेटिक आगे इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने एरोमेटिक पीछे लिख दिया। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूरी केमिस्ट्री में केवल 3 ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ, 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बच्चों हेलोजनेशन होता है। कौन सा होता है? ध्यान रहे, क्वेश्चन के बारे में सोचना नहीं है अभी, सिर्फ यहाँ देखना है, समझना है। हेलोजनेशन के दौरान क्या होता है कि अपना कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेटा, और उसकी रिएक्शन जो है वो करवाते हैं हेलोजन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? और प्रेजेंस किसकी रहती है? AlCl3 की, एक इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस रहती है, ठीक है। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो और पैरा कंपाउंड मिल जाते हैं, ऑर्थो और पैरा हेलोजनेशन करने पर। दूसरा पार्ट जो होता है बेटा वो होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन पार्ट होता है। नाइट्रेशन की बात करेंगे तो जब आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाता है तो नाइट्रेशन के दौरान आप कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाते हो। किससे करवाते हो? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। और यहाँ पे जो प्रेजेंस रहती है वो किसकी रहती है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रहती है, H2SO4 की। तो फिर यहाँ पे ऑर्थो और पैरा कंपाउंड मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑर्थो पैरा जो होंगे वो कैसे होंगे? हेलो, ऑर्थो पैरा हेलो, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे हेलोजन एटम आएगा। जिससे भी रिएक्शन करवा रहे हो, क्लोरीन से करवाते हो ऑर्थो पैरा पे क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन से करवाते हो ब्रोमीन आ जाएगा। और यहाँ पे ऑर्थो पैरा कौन से मिलेंगे? नाइट्रो। कौन से कंपाउंड मिलेंगे बेटा? नाइट्रो। और तीसरा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है सल्फोनेशन होता है बेटा, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड लेके आएंगे और यहाँ पे किससे रिएक्शन करवाते हैं बताओ जरा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा सल्फो कंपाउंड मिलेंगे। कौन से कंपाउंड मिलेंगे? सल्फो। तो बस यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये पूरी कहानी है। मतलब कि इनमें से अगर हम कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उनके साथ कोई सा भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, चाहे वो एरोमेटिक वाला, चाहे सॉरी हेलोजनेशन वाला, चाहे नाइट्रेशन वाला, सल्फोनेशन वाला, तो ऑर्थो पैरा कंपाउंड मिल जाते हैं। अब धीमे धीमे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो कि अगर मैं क्लोरीन, ये बोला कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पर पैरा पे आ जाएगा, जबकि कब आएगा, बता जरा? जब हम क्या कराने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। और जबकि क्लोरीन जो है कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो, इसको समझाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करोगे, आपको यहाँ पे लेना होगा क्लोरोबेंजीन। क्या लेना होगा? और मैं चाहूंगा कि क्लोरोबेंजीन में बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है आप इसे इस तरह से दिखाएं, ताकि हम अपनी जो चीज हम बताने वाले हैं वो चीज यहाँ पे आ जाए। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मुझे वापस क्लोरीन से ही करवानी है बेटा। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कैसे करानी है? क्लोरीन से ही करानी है। अब क्लोरीन से जब कराओगे, क्लोरीन से करवा रहे हो तो क्लोरीन को ऐसे लिख लो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरीन ऐसे लिख लो, ये क्लोरीन गैस है। अब एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो प्रेजेंस रहेगी किसकी रहेगी? AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, नहीं है तो मैं यहाँ याद दिलवा देता हूँ कि यहाँ पे AlCl3 के बारे में कुछ चीजें जान लो। AlCl3 बेटा यहाँ पे एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसी AlCl3 की बात करेंगे तो ये एक लुईस एसिड है, क्योंकि जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तीसरी बात, इस रिएक्शन के लिए AlCl3 यहाँ पे हेलोजन ट्रांसपोर्टर का काम करती है, हेलोजन ट्रांसपोर्टर। अब हेलोजन ट्रांसपोर्टर की बात करेंगे तो करते क्या बताओ कि ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो करता है उसे क्या होता है? ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये हेलोजन ट्रांसपोर्टर बोला। अब हेलोजन ट्रांसपोर्टर है, इसका मतलब हेलोजन को लेगा, कैरी करेगा और बेंजीन तक छोड़ के आएगा, और बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर छोड़ के आएगा।
कौन? AlCl3, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है ना? ऑर्थो और पैरा पे ही छोड़ के आएगा। अब यहाँ बात ये आती है कि ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों छोड़ता है? कि जब आप क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर्स बनाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वहां पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। एक बार आज बना ही देता हूं ताकि हमेशा के लिए आप याद कर पाओ, क्योंकि बार बार मैं ये चीज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग पार्ट होता है। देखो क्या होता है, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, ठीक है? एक बार समझ लो बेटा, बार बार मैं यहीं से आपको याद दिलवाऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप जानते हैं कि क्लोरीन पर ना 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 में से आप जानते हो कि 2 पेयर जो होंगे वो कैसे होंगे? लोकेलाइज। एक तो ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये दोनों पेयर कैसे होंगे बेटा? लोकेलाइज, यानी कि ये अपनी जगह ही रहेंगे, ये नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा रहेगा? डीलोकेलाइज, यानी कि ये जा सकता है। लेकिन डीलोकेलाइज कब होगा? डीलोकेलाइज होने के लिए भी तो कंडीशन है, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। और कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट, जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तभी तो कॉन्जुगेशन मिलेगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, गैप, पाई, तो मतलब दो चीजों के बीच में जिसमें हम कॉन्जुगेशन लेके आना चाहते हैं, उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्लोरीन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिर ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि गैप की तरह काम करेगा, और फिर ये पाई बॉन्ड आ गया ये वाला, तो पाई गैप लोन, लोन गैप पाई, पाई गैप लोन, लोन गैप पाई, तो कॉन्जुगेशन है। और अगर कॉन्जुगेशन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैसा होगा? डीलोकेलाइज। यहाँ पे अगर कोई कॉन्जुगेशन का टाइप अगर पूछे तो मैं यहाँ कहूंगा पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन सिस्टम है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन। अब क्या करोगे देखो जरा तो क्लोरीन ने पहले से ही ऑलरेडी जो है वो बेंजीन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रखा है। अब क्योंकि क्लोरीन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वो उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। और अगर नहीं होती तो फिर विड्रॉ करती, फिर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो फिर क्या करती? विड्रॉ करती। जैसे कि एल्केन के साथ होती, जो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, तो वहां पे कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है, तो वहां से विड्रॉ करती। लेकिन यहां क्या करेगी? डोनेट। तो अब कैसे करेगी देखो जरा, ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से कह रही है कि आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ना एक और शेयर कर लो, ये वाला, क्योंकि ये डिलोकेलाइज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले कार्बन के साथ शेयर होगा, इस वाले कार्बन के साथ। लुक एट हियर, डोंट राइट, लर्न। तो जैसे ही इस वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाएगा, इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 पहले से ही है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप एक और बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे कार्बन के साथ, तो उसकी वैलेंसी 5 होने को जाएगी, जो कि हो नहीं सकती है। तो उससे क्या होगा? इसके इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पेयर के यहाँ आने से इस वाले कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा? इसके पास जो भी वीक बॉन्ड है उसे तोड़ के क्या करेगा? डीलोकेलाइज, आगे शफल कर देगा। तो वीक बॉन्ड कौन सा? पाई है, तो ये इस आगे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके आगे भेज देगा। तो अल्टीमेटली समझने का मतलब ये है कि क्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले कार्बन के पास आया, उस कार्बन ने वही इलेक्ट्रॉन पेयर अगले वाले कार्बन को माइग्रेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब वो कैसे होगा? पाई बॉन्ड से यहाँ स्टार्ट करो और यहाँ पे दिखाओ कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया। तो इस कॉन्जुगेशन के होने से क्या हुआ? हुआ ये कि हमें एक नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जबरदस्ती कार्बन को दे दिया है, तो मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो गई, जिसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, प्लस आ गया। और इसने हाल ही में बेंजीन के साथ उसने एक नया बॉन्ड और बनाया भी, एक और बॉन्ड बना लिया ना भाई, एक तो पहले से बॉन्ड था, एक और बना लिया उसने इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो अब यहाँ पे इसके बीच में क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ चला गया, तो ये आ गया पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। और ये पाई बॉन्ड जैसा का तैसा है, और ये पाई बॉन्ड जैसे का तैसा है। वैसे आप लोग इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस में क्या फर्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर बेटा मान के चलो कि अगर मान लो कि कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है, अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम है आपके पास, आपको दिख रहा है कि कॉन्जुगेशन सिस्टम है, और कॉन्जुगेशन सिस्टम जैसे कि मान लो कि ओपन चेन के अंदर है, ओपन चेन कार्बन की कोई भी ओपन चेन है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन सिस्टम है, तो ध्यान रखो, तो वहां पे जो इफेक्ट आता है वो कौन सा होता है? रेजोनेंस, ठीक है। और अगर मान लो कि हमारी कोई साइक्लिक चेन है, साइक्लिक यानी क्लोज चेन है, साइक्लिक चेन है, और साइक्लिक चेन के अंदर ये जो कॉन्जुगेशन है ना, वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो। एक तो कॉन्जुगेशन होता है और एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है, अभी सिखाता हूँ। तो वहां ध्यान रखो, रेजोनेंस की बजाय वहां पे फिर मेसोमेरिक आता है। और मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और एक नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस तो सिर्फ रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में, कंप्लीट रेजोनेंस में फर्क समझिए, देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम मैंने यहाँ पे दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, ऐसा सिस्टम दे रखा है। तो आपने नोटिस किया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिर सिग्मा है, सिग्मा को क्या मानते हैं? गैप, और फिर पाई है। तो लोन गैप पाई कॉन्जुगेशन तो है। तो यहाँ पे इस सिस्टम को सिर्फ कॉन्जुगेशन कहते हैं, ओनली कॉन्जुगेशन, ये सिर्फ कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे पाई और नेगेटिव, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, ठीक है, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन।
आप एक चीज और समझिए जरा, अगला एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बेटा कुछ इस तरह का सिस्टम है, यहाँ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये वाला। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, कौन से कारण पे, इस वाले कारण पे, और फिर अगले कारण के साथ सिग्मा क्या हो रहा है, सिग्मा क्या होता है, गैप होता है, फिर पाई आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई और पॉजिटिव क्या हुआ, कॉन्जुगेशन। ये भी सिर्फ कॉन्जुगेशन ही है, ओनली कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब अगर मान लो कुछ ऐसा हो जैसे कि ये हमारे पास रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव है और फिर सिग्मा आ गया, सिग्मा क्या होता है, गैप, फिर क्या आ गया, पाई। तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो गया, फिर इस पाई के बाद फिर से क्या आ रहा है बेटा, सिग्मा, उसका फिर से क्या आ गया, पाई। तो यहाँ पे दो कॉन्जुगेशन है, एक पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन और एक पाई पाई कॉन्जुगेशन। लेकिन और आगे जाओगे तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा, जैसे ही दो सिग्मा लगातार आ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, तो मतलब कॉन्जुगेशन पूरा नहीं है। और अगर मैं एक रिंग ये ले लूं, ये वाली, अगर मैं ये रिंग लेके चलता हूं ये वाली, तो देखो जरा, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर से पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है। तो यहां देखोगे साइकिल बन गई। तो इसको कॉन्जुगेशन नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या कहा जाएगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन और कंप्लीट कॉन्जुगेशन समझ में आ गया आपको, है ना। अगर मतलब कॉन्जुगेशन करते करते पूरी साइकिल बन जाए, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है तो उसे कंप्लीट कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और अगर कॉन्जुगेशन कहीं पर लगातार दो सिग्मा आ रहे हो या वो ब्रेक हो रहा हो तो वो क्या होता है, एक केवल कॉन्जुगेशन होता है। अगर केवल कॉन्जुगेशन होता है तो केवल रेजोनेंस होता है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो वो मेसोमेरिक होता है। अगर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन किसी इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन में हो या केवल कॉन्जुगेशन सिस्टम में हो तो रेजोनेंस बन के आता है। लेकिन उसी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन किसी कंप्लीट कॉन्जुगेशन के अंदर हो रहा हो तो वो रेजोनेंस मेसोमेरिक बन जाता है। और मेसोमेरिक दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रेजोनेंस सिर्फ रेजोनेंस होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक कब होगा, जब डीलोकलाइजेशन के बाद ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जो भी डोनेट कर रहा है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव मेसोमेरिक होता है। अगर ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या होता है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। इनकी एक पहचान और होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी, वो प्लस एम शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो माइनस एम शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये रेजोनेंस तो है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ ये पॉजिटिव मेसोमेरिक भी है। मतलब रेजोनेंस कौन सा वाला, पॉजिटिव मेसोमेरिक वाला। कौन सा रेजोनेंस है, पॉजिटिव मेसोमेरिक वाला। अब ये यहाँ पे एक बार डिलोकलाइजेशन हो गया, अब क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन था, बेंजीन रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ना, तो ये अब जब तक रुकेगा जब तक पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं कर देगा, जहां से आया है वहीं नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ये रुकेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक बार कॉन्जुगेशन फिर से करेंगे। उसमें क्या होगा देखो जरा, अभी इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस वाले कार्बन के पास ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। अगर यहाँ शेयर करेगा तो फिर से इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और इसकी वैलेंसी बढ़ेगी तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ करके आगे भेज देगा, मतलब इसके पास भेज देगा। तो अब क्या होगा कि एक नया रेजोनेंस बनेगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अब ये हाल ही में आपने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये बॉन्ड ब्रेक करके आपने यहाँ भेज दिया नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और साथ साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये फिर से रुकेगा नहीं और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो क्या होगा कि एक नया रेजोनेंस बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो जरा, ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अब इसके साथ, मतलब इस वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो फिर ये पाई बॉन्ड को फिर आगे भेज देगा, मतलब इस वाले कार्बन के साथ भेज देगा, तो फिर एक नया रेजोनेंस बनेगा Cl, और यहाँ पे बेंजीन की ये रिंग आ जाएगी, और रिंग आने के बाद यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड आपने अभी बनाया है, ये ब्रेक किया है, तो इस वाले कार्बन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फिर से नहीं रुकेगा, ये फिर से आगे जाएगा। अब क्या होगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, तो जैसे ही यहाँ पे शेयर करेगा तो यहाँ तो पाई बॉन्ड है लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कहाँ चला जाएगा, जहां से आया था वहां, क्लोरीन से आया था ना, तो क्लोरीन के पास वापस चला जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, एक और रेजोनेंस मिलेगा, एक और रेजोनेंस मिलेगा। तो यहाँ पे Cl आ गया, अब Cl पे चार्ज हट गया, चार्ज हट गया तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस फिर से लगा दो, वही 3 पेयर फिर से दिखा दो, यहाँ पे 3 पेयर, और यहाँ पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, इन सारी रेजोनेंस को देख, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनाई है, इनमें से देख के ये बताइए कि क्लोरोबेंजीन जो सामने दिखता है, सिंपली मॉलिक्यूल दिखता है, रिंग में ऐसे दिखता है, तो उस केस में बेंजीन रिंग की किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो दिखता नहीं है, बताओ। बेंजीन रिंग की किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑर्थो और पैरा पे, है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली जो पोजीशन है सब जानते हैं, कौन सी पोजीशन है ये बताओ जरा, ऑर्थो है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। और ये वाली कौन सी पोजीशन जरा बताओ, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और ये वाली कौन सी पोजीशन है, पैरा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आती है, मान के चलो इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आती है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, और सब्स्टिट्यूशन किसका, हाइड्रोजन का, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आती है तो क्लोरोबेंजीन अगर सिंपली कहीं बना हुआ है तो वो अपने बेंजीन रिंग में से किस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगी, ऑर्थो से और पैरा से, यही तो बात है ना। इसीलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड देते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो आएगी वो ऑर्थो पे ही आएगी और कहां पे आएगी, पैरा पे आएगी। बात समझे ना, ऑर्थो पैरा पे क्यों आती है, समझ में आ गया।
क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन चश्मा लगाओ केमिस्ट्री वाला तब दिखेगा कि ऑर्थो और पैरा पे हमने बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई है तो इलेक्ट्रोफाइल को देने की जब बात आएगी तो वहीं से दी जाएगी। तो अब ये समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब आते हैं वापस यहाँ आ जाओ। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का काम क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का काम ये होता है कि वो Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, ये एक इस समय डाइपोल है कि नॉन डाइपोल है? बताओ। नॉन डाइपोल है ना, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज है ना इस पर कोई चार्ज है, नॉन डाइपोल है। इलेक्ट्रोफाइल का काम इतना होता है कि ये किसी नॉन डाइपोल को डाइपोल बनाने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू हैव वाटर बोतल? एनीवन? नोबडीज हैव। है? जल्दी दो जरा वाटर बोतल, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, क्विकली। ले आओ, ऐसे ले आओ। देखो, अभी इस वाटर बोतल के अंदर ना थोड़ा सा पानी है। आप इमेजिन करो कि इसमें पानी जो होता है ना वो यहाँ तक होता, आधी बोतल तक होता। अब उस यहाँ पे भी कैप नहीं, अगर कैप लगा हुआ होता तो अब इस पानी को अगर हम लोग इस तरह से कर लेंगे, यूनिफॉर्मली ऐसे कर लिया, तो अभी आप देखोगे कि इसमें जितना भी पानी है वो पूरे जो भी स्ट्रक्चर है, ये जो भी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बटा हुआ है या फैला हुआ है, यानी कि एक समान रूप से पूरा पानी सब जगह फैला हुआ है। लेकिन अगर इसे किसी भी साइड से धक्का लगता है, राइट हैंड साइड से धक्का लगेगा, तो फिर पानी जो है वो यहाँ पे फ्लो करके इस साइड में पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो यहाँ ज्यादा होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ कम होगी तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर धक्का इधर से लगा, इधर से लगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगी, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि ये जो था जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली फैली हुई थी, तो उसे बोलते हैं नॉन डाइपोल। मतलब अगर हम चाहें तो नॉन डाइपोल को भी डाइपोल बना सकते हैं, और इस तरह के डाइपोल को बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो, अगर मैं बात करूंगा क्लोरीन की बात करूंगा, तो क्लोरीन के बारे में मेरे को पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली रूप से फैली हुई है। तो अगर क्लोरीन कुछ ऐसा था, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाने के बावजूद भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर रखती है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रखती है, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पे AlCl3 आया, और आप जानते हैं कि AlCl3 क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, विड्रॉ करने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्लोरीन के पास जब ये जाएगी तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगी। इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगी नहीं करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास है। तो अगर इस क्लोरीन ने अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट तो होगा ही होगा, दुनिया का रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, तो अट्रैक्शन का तो आप जानते हैं। तो अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा कि ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पार्शियली इसकी तरफ पहुंच जाएगी, इसकी तरफ जाएगी, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। देने का काम क्योंकि ये कर रहा है, तो जो देने का काम करेगा उस पर जो यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे मतलब ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। यानी कि जो पहले मॉलिक्यूल नॉन डाइपोल था वो डाइपोल बन गया। इसीलिए तो इसको बोलते हैं हेलोजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला, हेलोजन ट्रांसपोर्टर है, हेलोजन लेगा और वहां तक छोड़ के आएगा, हेलोजन ट्रांसपोर्टर। तो अब क्या होगा कि क्लोरीन, जैसे मान लो कि जो AlCl3 है वो Cl नेगेटिव को ले जाएगी, Cl पॉजिटिव को ले जाएगी। बताओ बच्चों, अगर मैं AlCl3 को यहाँ पे लेके आता हूं, तो ये नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगी कि पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगी? नेगेटिव वाले से मांगेगी ना, और उसे अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? AlCl4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और यहां पे जो बचेगा स्पीसी, वो क्या बचेगा स्पीसी? Cl पॉजिटिव, जो कि क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब मतलब कि मैं इमेजिन कर सकता हूं कि इस Cl पे नेगेटिव, इस Cl पे पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गई। तो अब बेंजीन के पास जो भी आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल आएगी कि न्यूक्लियोफाइल आएगी? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो उस वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास ही चली गई, AlCl3 के पास। अब बची इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव बची। अब Cl पॉजिटिव आएगी, सर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, अब मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज, मुझे अपने साथ रख लो, मैं अकेला रह गया, है ना। तो अब बेंजीन उस पर कृपा कैसे करेगा? कहां से इलेक्ट्रॉन देगा बताओ? ऑर्थो से और पैरा से। क्लियर है सबको? क्योंकि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और पैरा पे, है ना। तो अब वो दिखता नहीं है, वो सब इमेजिनेशन करना होता है। तो अब जो क्लोरीन जो आएगी वो कहां आएगी? ऑर्थो पे और पैरा पे आएगी। तो अब जो कंपाउंड यहां बनेंगे वो दो कंपाउंड होंगे। एक तो बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि ऑर्थो और पैरा कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो इसने ऑर्थो और पैरा क्यों दिए? बताओ क्यों दिए? क्यों दिए? क्योंकि उसने पूछा ना, ये पूछा है कि रीजन बताना है। तो इसका रीजन ये हुआ, बेंजीन क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन क्यों दे पाया? क्योंकि बेंजीन रिंग में जो पहले से क्लोरीन प्रेजेंट था वो होता तो वैसे विड्रॉइंग है, लेकिन कॉन्जुगेशन सिस्टम होने की वजह से वो कैसा बन गया? डोनेटिंग बन गया। और उसके डोनेटिंग होने की वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो पाई, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाया और ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बन पाए। ठीक है ना। तो पहले मैं एडवाइस करूंगा कि आप ये लिखोगे और उसके बाद की जो चीजें मैं लिखा रहा हूं वो लिखोगे। जरा एक लाइन लिखो जरा, क्योंकि आप उसे डिजाइन कर नहीं पाओगे या बुक से समझ नहीं पाओगे आप लोग। लिखो जरा, लिखो सबा। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली क्लोरीन इन ब्रैकेट सिंगल बॉन्ड Cl, इन ब्रैकेट सिंगल बॉन्ड Cl,
is electron withdrawing, is electron withdrawing, is electron withdrawing group. While it is directly attached with sp2 carbon atom of benzene, sp2 carbon atom of benzene, sp2 carbon atom of benzene, it is electron donating group, it is electron donating group due to conjugation system, and makes high electron density at ortho and para position, and makes high electron density at ortho and para position, so that during electrophilic substitution with Cl2 कॉमा लगाओ, it gives orthopara dichlorobenzene, फुल स्टॉप। तो ये थी वजह बेटा, ध्यान दो जरा एक बार फिर से ध्यान दो। प्रश्न समझ में आ गया था? प्रश्न क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, विड्रॉ करने वाला है, लेकिन अगर ये विड्रॉ करने वाला होता, लुक एट मी, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती। अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती तो फिर वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ है न्यूक्लियोफाइल की तरफ? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया। तो क्यों दिया? ये वजह बतानी थी। तो इसकी वजह ये हुई, भले ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन हो जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ की वजह इलेक्ट्रॉन डोनेट बन गया, डोनेटिंग बन गया। और इलेक्ट्रॉन जब डोनेटिंग बन गया तो उसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर दिया। कहां पे? ऑर्थोपैरा पे। और ऑर्थोपैरा पे हाई किया तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक, अब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मोर अट्रैक्ट होगी या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरफ? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बन गए। समझ गए ना आप लोग? क्लियर है ना बात? ये भाषा आपको बुक में समझ में नहीं आएगी, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं इस इमेज के लिए आपसे सपोज करवाऊंगा, तो आप ध्यान रखना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रखते हैं, इसी वजह से ऑर्थो पैरा कंपाउंड मिल जाता है। क्लियर है ना? आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। अब रेसेमिक मिक्सचर की हम बात करते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, रेसेमिक मिक्सचर, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन पेपर 3 वाला और 2 वाला एकदम से ही अपने आप में ट्विस्ट लेके आ रहे हैं। यानी कि कल मैं आपको बता रहा था पेपर इजी है, और जैसे ही हम लोग आगे पहुंचते हैं तो पेपर एकदम से डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहां देखो कि रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो लेट बिगिन। देखो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा। अगर मान लो यहां पे कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ये ध्यान दो बेटा, यहां पे CH3 है, यहां पे COOH है, यहां पे हाइड्रोजन है, और यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अगर रेसेमिक मिक्सचर की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकली एक्टिवनेस की बात आ रही है, मतलब लाइट के अगेंस्ट हमें चीजें करनी है। तो PPL चाहिए, और PPL चाहिए तो कैरल चाहिए। तो ये जो मॉलिक्यूल लिया है वो लैक्टिक एसिड है। बात को समझना, टॉपिक को समझो, लिख तो आराम से लोगे। ये हमने इस तरह का कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अब इसमें कैरल सेंटर है, अब कैरल सेंटर है तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो, ये पता करना है, डेक्स्ट्रो या फिर लीव है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे बताओ? CIP रूल लगाएंगे। CIP रूल के अकॉर्डिंग ये 1 है बेटा, और ये कौन सा है? 2, और ये कौन सा है? 3। 1 2 3 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी रोटेशन निकालेंगे तो 1 से लेकर के कहाँ जाते हैं? 3 पे। तो बताओ डेक्स्ट्रो है कि लीवो है? डेक्स्ट्रो है। तो डेक्स्ट्रो वाली क्या लगाएंगे? D, और नाम क्या है इसका? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्लियर है ना? अब अगर मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड एक और है, कुछ इस तरह कंपाउंड है, यहाँ पे बेटा एक कंपाउंड और है ना, और यहाँ पे है बेटा अपना H, और यहाँ पे है OH, है ना, और इतना होने के बाद यहाँ पे है बेटा अपना COOH। तो क्या ये फिर से एक बार कैल सेंटर है बेटा? तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा फिर तो ये, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो पता करने के CIP लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 हो गया। तो ये जो कंपाउंड है कैसा है? L लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्लियर है ना? बात को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत चीजें यहाँ रेट आएंगी, वो कई बार पढ़ने के बाद समझ में आती है और बोर्ड पे एक बार समझ में आ जाती है। अब ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया जिसमें कि एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है। अगर मैं टेस्ट ट्यूब में केवल D लैक्टिक एसिड लेता हूँ तो वो PPL को डेक्स्ट्रो ही घुमाते रहेगा। अगर मैं एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर L लैक्टिक एसिड लेता हूँ तो PPL को लेफ्ट ही घुमाता रहेगा। अब क्या होगा कि दोनों मिक्सचर्स को आपस में मिला दिया जाए।
तो एक मिक्सचर वर्ड का जो यूज हो रहा है, मिक्सचर वर्ड जब यूज करते हैं जब दो कंपाउंड को मिक्स किया जाता है, तो क्या होगा कि मैं अगर इन दोनों का मिक्सचर लेता हूं, मतलब इन दोनों को प्लस करता हूं, तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो एक कंपाउंड पीपीएल को डेक्स्ट्रो घुमा रहा होगा और एक कंपाउंड पीपीएल को लीवो घुमा रहा होगा। अब क्योंकि कंपाउंड एक जैसे है ना, तो इनका स्पेसिफिक डिग्री ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन भी सेम होगा, यानी कि जितने एंगल पे ये डेक्स्ट्रो घुमाएगा और उतने ही एंगल पे ये लीवो घुमाएगा। तो अल्टीमेटली जब दोनों का मिक्सचर यहां पे ले लिया जाएगा तो मिक्सचर आ जाने पर दोनों की जो ऑप्टिकली जो एक्टिवनेस है वो कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये जितने एंगल पे डेक्स्ट्रो घुमाएगा, ये जितने एंगल पे ये डेक्स्ट्रो घुमाएगा और ये उतने ही एंगल पे क्या घुमाएगा, लीवो। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि जो ऑप्टिकली एक्टिवनेस है वो कैंसिल हो गई, लेकिन कैंसिल जो हुई है वो अपने ही मॉलिक्यूल की वजह से हुई है कि सामने वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से हुई है। सामने मॉलिक्यूल दो मतलब दूसरा मॉलिक्यूल है ना, अपने मॉलिक्यूल ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस आ गई है। तो यहाँ पे जो हुआ है वो इंटरनल कैंसलेशन हुआ है या फिर एक्सटर्नल हुआ है, एक्सटर्नल। तो ध्यान रहे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल मतलब इस मिक्सर मतलब ये जो मिक्सर है, तो यहाँ पे जो हुआ है वो हुआ है एक्सटर्नल इनएक्टिवनेस हुई है यहाँ पे, इनएक्टिवनेस, यानी कि यहाँ पे इनएक्टिवनेस जो हुई है वो एक्सटर्नल हुई है ना, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब एक मॉलिक्यूल ये काम कर रहा था, एक मॉलिक्यूल ये काम कर रहा था, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस हुआ है, इनएक्टिवनेस मतलब जितने एंगल पे इसने घुमाया उतने पे उसने घुमाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव हो गया। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर की पहली कहानी, पहली कंडीशन, रेसेमिक मिक्सचर में दो कंपाउंड अलग अलग होते हैं। पहली बात, रेसेमिक मिक्सचर में दो कंपाउंड अलग अलग होते हैं, जिन दोनों की पीपीएल रोटेशन अपोजिट होती है और ओवरऑल जो रोटेशन जो होती है वो कैसी होती है, जीरो। यानी ओवरऑल कैंसिलेशन, तो मतलब ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ। जैसे कि एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, यहाँ पे सी है, यहाँ CH3 है, यहाँ COOH है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे बेटा ये C है और यहाँ COOH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। ये कंपाउंड है। क्या इसमें कायरल सेंटर है? यस सर, कायरल सेंटर है। और यहाँ पे दो कायरल सेंटर हैं, एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। ठीक है, जब आप इसका पीपीएल CIP रूल से निकालते हो तो आपको समझ में आएगा कि जो ऊपर वाला कार्बन है यानी कि C1, ऊपर वाला जो कार्बन है बेटा ये वाला C1 जो होता है वो पीपीएल को बेटा डेक्स्ट्रो घुमाता है, पीपीएल को डेक्स्ट्रो घुमाता है, डेक्स्ट्रो। ठीक है बेटा, और नीचे वाला जो कार्बन है वो पीपीएल को लीवो घुमाता है, लीवो। ये नीचे वाला जो कार्बन है वो पीपीएल लीवो घुमाता है। और मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे एक चीज और मिलती है जिसे बोलते हैं PUS, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाला कार्बन डेक्स्ट्रो घुमा रहा है, नीचे वाला कार्बन लीवो घुमा रहा है, तो रोटेशन कहीं हो पाएगी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस जो आई है वो एक्सटर्नल होने की वजह से आई है, अपने मॉलिक्यूल की वजह से आई है, तो इसलिए बोलते हैं इसे इंटरनल। क्या बोलते हैं? इंटरनल इनएक्टिवनेस, इसे बोलते हैं इंटरनल इनएक्टिवनेस बोलते हैं। और जिस कंपाउंड के अंदर इंटरनल इनएक्टिवनेस होती है, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मीसो कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना होगा, रेसेमिक मिक्सचर और मीसो कंपाउंड, ये बहुत बार पूछा गया है। रेसेमिक मिक्सचर और मीसो कंपाउंड में एक तो समानता है, क्या समानता है? दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? लेकिन ये एक्सटर्नल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ये इंटरनल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव बना तो ये एक्सटर्नल की वजह से, क्योंकि यहां बाहर से कोई लोग आया, यहां पे ये इंटरनल ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। और जो कंपाउंड इंटरनल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है उसे मीसो बोलते हैं, मीसो कंपाउंड। और जो एक्सटर्नल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो कैसे क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और नाम से अगर आप एग्जाम में कुछ समय बाद भूल जाओ तो मिक्सचर नाम से समझ जाना। मिक्सचर है मतलब दो चीजें होंगी और दो होंगी तो एक्सटर्नल। तो अगर एक्सटर्नल ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस आ रही है तो रेसेमिक मिक्सचर, और अगर इंटरनल ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस आ रही है तो मीसो कंपाउंड। ठीक है ना, क्लियर होगी ना बात आपको? आप क्वेश्चन से समझते हैं कि वो क्या पूछ रहा था, तो उस हिसाब से समझेंगे। रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रीजन बताना है। ठीक है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल इनएक्टिवनेस, बस ऐसा लिख दोगे आप। ठीक है ना, हाँ ये तो लिखना है। चलो मैं लिखा दूं जरा, लिखो जरा रीजन लिखो जरा। रेसेमिक मिक्सचर is optically inactive due to opposite rotation, due to opposite and equal लिखना बेटा, due to opposite and equal rotation towards PPL, opposite and equal rotation towards PPL, और करके due to external
ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस, ड्यू टू एक्सटर्नल ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस आ जाती है, या फिर क्या आ जाता है, दोनों कंपाउंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, पीपीएल को घुमा रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर एंगल पर घुमा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ऑप्टिकल रेसिप्रोकल मिक्सचर हो गया। आगे कहा गया कि अलाइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज मोर रीडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ रीडली है, रीडली का मतलब तेजी से कि धीमे से, और रैपिडली, दोनों का मतलब ये होता है। तो अब इसमें कहा गया ये दो कंपाउंड है, एक कौन सा जरा बताओ, एक तो अलाइल क्लोराइड है। अलाइल जानते हैं, कल सिखाया था ना आपको, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइल। और यहाँ पे कुछ क्लोरीन टाइप का कुछ जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये है अलाइल क्लोराइड, एम आई राइट ना, ये अलाइल है। और ये कौन सा है, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल क्लोराइड ये वाला है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ Cl। दोनों का ही क्या करना है बेटा, मतलब पानी डालोगे OH लगाओगे। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें OH लगाया, मतलब पानी इसमें डाला और OH लगाया, तो OH लगाने पर मतलब एल्कोहल बनेगा। तो पहले वाले से एल्कोहल जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो बनेगा, सेकंड वाला जो बनेगा वो ये बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH, ये बनेगा। तो अब पूछा है कि इसमें मतलब रीडली क्यों हो रहा है, उसकी जो वजह है वो ये है, क्योंकि अगर यहाँ पे जब ये रिएक्शन हुई थी तो वहां पे जब क्लोरीन जब हटा होगा, तो क्लोरीन हटने से यहाँ पे इस वाली स्टेज पे क्या बना होगा, कार्बोकेटाइन, है ना, क्या बना होगा बेटा, कार्बोकेटाइन। इस वाली स्टेज पे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा और यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना होगा। तो ये बताओ कार्बोकेटाइन इन दोनों में से किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाले का। क्यों, क्योंकि वहां रेजोनेंस है और नीचे रेजोनेंस नहीं है। तो ऊपर वाला जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसकी रिएक्शन जो ज्यादा तीव्रता से होगी, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन कम तीव्रता से होगी। क्यों, अब देखो क्लोरीन को हटाना है और H2 आ रहा है, और आपको पता है कि H2 एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, H2O स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, अरे भैया न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है तो कैसी होगी, वीक ही होगी ना, एल्कोहल हो गया, पानी हो गया, तो न्यूट्रल तो है। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आकर के CL को अटैक होने लग जाएगी वहां पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंतजार, किस चीज का, और कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। नीचे वाले का कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है, अनस्टेबल, और ऊपर वाले का 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है लेकिन वो रेजोनेंस में है, तो वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 रिएक्शन जो है मोर फास्ट होगी ऊपर वाले में, और नीचे वाले में नहीं होगी। ठीक है ना, तो जरा आंसर लिखो जरा इसका, लिखो जरा। तो ये कार्बोकेटाइन बना के दिखा देना, फिर लिखो जरा, अलाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड इजीली और रीडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, इजीली और रीडली। अलाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड इजीली और रीडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड ड्यू टू फॉर्मेशन रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन ड्यू टू फॉर्मेशन रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, फुल स्टॉप, ड्यू टू फॉर्मेशन रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, क्योंकि वहां पे रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन के आता है। मैकेनिज्म फॉलो कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा थी, अलाइल वाले में, और सिंपल वाले में नहीं थी वहां पे, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पूरा हो गया, 25 तक हो गया है। होप्स हो कि आप जो आगे क्वेश्चन रह गए इनको आप खुद से बनाओ। एक ये है केस बेस आने वाली, केस बेस को आप आई थिंक कर लोगे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स है तो आसानी से हो जाएगी, ये तो हो जाएगी ना। अब बायोमोलिक्यूल के पास एक 32 लॉन्ग आंसर बचा है, अगर आप इसे कर लो तो ठीक है, नहीं तो कल इसे पूरा करा देंगे। और एक अनाउंसमेंट आज ही की जाती है, जिस दिन 5 हमारे पास सैंपल पेपर हो जाएंगे उसी के अगले दिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, 2 घंटे का, 35 मार्क्स का आएगा, 2 घंटे का लॉन्ग मतलब पूरा पेपर होगा, जिस दिन 5 हो जाएंगे उसी दिन। ठीक है, और उससे पहले ही 5 से पहले ही मतलब 5 जब होंगे उससे पहले ही और भी सैंपल पेपर भेजे जाएंगे, तो सारे सैंपल पेपर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पूरा जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, मतलब 35 नंबर की आएगी, MCQ AR केस बेस लॉन्ग आंसर 2 नंबर का और 3 नंबर का पूरा पोर्शन होगा आपका। क्लियर है ना, क्वेश्चन सारे रहेंगे वो इन्हीं पेपर से रहेंगे, जितने भी 10 पेपर भेजूंगा 10 में से ही रहेंगे, 10 पेपर भेजूंगा ना मैं, हाँ बेटा, उससे अलग नहीं करना है, इन्हीं में से पेपर जाएगा भी इन्हीं में से दूंगा, 10 पेपर दूंगा, 10 500 करा ही दूंगा, 5 अलग से, 5 आपको खुद करने हैं। और फिजिकल का टेस्ट होगा वो भी इन्हीं पेपर से आएगा, इनऑर्गेनिक का जो होगा इन्हीं पेपर से आएगा। ठीक है, हाँ बेटा, बोर्ड के लिए बेटा, जब इनकी तैयारी होगी तो कुछ बचता ही नहीं है। आप लोग अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, आज ही ये प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, जिस दिन ऑर्गेनिक का पेपर होगा तो आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिंपल। जब इनकी प्रैक्टिस होती है तो आपको ऐसा लगेगा ये तो सिंपल पेपर है, लाओ कर दें इसे। ये बहुत जरूरी है, मैंने हमेशा से ही एक चीज फॉलो करी है कि अगर आपको एक प्रतियोगिता में भाग लिया है और आपको जिस ट्रैक पे दौड़ना है उसी ट्रैक पे प्रैक्टिस होती है,
ये दुनिया का सत्य है, और वो भी आज के ज़माने में। अगर विराट कोहली को अगर वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलना है, तो उसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता है, ना कि हमारे लोकल ग्राउंड पे या घर की गलियों में नहीं करेगा। यही बात आपने देखी है कि हमारी इंडिया टीम जो होती है, कई बार फॉरेन जा करके अपना परफॉर्मेंस खराब कर लेती है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है अपनी पिचेस का, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें पता है कि बॉल कैसे आने वाली है, किस तरह से डील करना है, बॉल कैसे स्विंग करेगी, क्योंकि उन्हें अपनी ग्राउंड का पता है, और वहाँ के ग्राउंड्स अलग होते हैं, और वे वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, है ना। अब अगर आपको इसी तरह से अगर राजस्थान में दौड़ना है, तो आपको अलग तरीके से दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको अगर सीबीएसई का पेपर देना है, तो तैयारी भी आप उसी वे में करो, उसी तरीके से करो जिस तरह का पेपर आएगा। अगर आप तैयारी किसी अलग तरीके से करते हैं और पेपर किसी अलग तरीके आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फेल ही हो जाओगे, या वही 30 या 40% मार्क्स लेके आओगे। तो हमें तो जो तैयारी करनी है उसी लेवल की करनी है जैसा कि हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम में। तो इसीलिए जब ये पैटर्न फॉलो करते जाओगे, करते करते बहुत आदत हो जाएगी, तो आपको लगेगा ये तो एक सैंपल पेपर की तरह है, लाओ अभी कर देते हैं इसे, सेम चीज है। तो यही हमारा उद्देश्य है, इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। हम चाहें तो कहीं से भी सरल सरल क्वेश्चन करवा सकते हैं, इजी क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, इससे मतलब एक आइडिया हो रहा है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है और इससे ज्यादा कम नहीं आते। तो आपको पता है कि क्वेश्चन की आस्किंग किस तरह से होती है ना। और बाकी आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, जब वो पढ़ाई जाती है तो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग तरीके से। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, टॉपिक भी पूरा कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और ऑर्गेनिक पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। सो लेट स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर ए। तो सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास 2 सैंपल पेपर का एक्सपीरियंस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। सो लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, x के साथ, है ना। यही तो है ना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। x से जुड़े हुए सारे कार्बन चेक करो और उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, जिसका sp है उसका sp लगाओ, sp2 है sp3 है वो चेक करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो इसके लिए देखोगे तो x जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है ना, क्लियर है ना। अगर इसको यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, और CH2 है तो CH2 को ऐसे लिखा जाएगा, है ना। और X यहाँ पे, तो अब सिग्मा बॉन्ड कितना हो जरा बताओ, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है ना। 4 है तो कैसा होगा, sp3। इसका देखो जरा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है ना, तो कितना आ जाएगा, sp3। यहाँ देखो जरा, एक हाइड्रोजन है इसके पास, इसको ऐसे लगा लो बेटा, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 हो गए ना। तो 3 के लिए कौन सा होगा, sp2। ये हो गया, इतना आसान है, क्लियर है ना। यानी कि X जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था उसका हाइब्रिडेशन बताना था और sp2 वाले को टिक करना था। आया कि नहीं आया बताओ जरा, नहीं आया, आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोग टिक मार्क नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई सिंपल रिजल्ट नहीं है कि आप इसे टिक मार्क कर सकें। यहाँ पे आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। कल परसों अभी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको मोस्ट एसिडिक पता करना है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इन सभी का कॉन्जुगेट बेस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल होगा, वही कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। यही तो है ना। सॉरी पहले बताई थी ना आपको, भाई कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक, तो उसके लिए हमें क्या पता करना होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। तो लेट्स सी, देखो जरा, सबका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं बेटा। यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से H निकाला बच्चों, तो H निकालेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा वो बचेगा CH, ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। H के जाने के बाद क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट को, देखो जरा सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट, ये वाला। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस जो बचेगा बच्चों कुछ इस तरह से होगा, बेंजीन की रिंग और यहाँ पे ऑक्सीजन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सी पार्ट देखेंगे, यहाँ से हटाओ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डी पार्ट को देखेंगे तो डी पार्ट में यहाँ पे है बच्चों बेंजीन की रिंग है ये वाली, और यहाँ पे H जब जाएगा तो ऑक्सीजन बचेगा और नेगेटिव होगा और यहाँ पे Cl होगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ जो पहले चीजें मैं आपको बता रखी हैं उन सबको यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कुछ चीजें जैसे कि याद रहें, आप इसे फॉर्मूले के तौर पर लिख सकते हो। फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो पहला रिजल्ट हमने सीखा कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ, कितना शक्तिशाली एसिड है वो, यानी कितनी उसकी H+ आयन को लॉस करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, तो डिपेंड करेगा कि कॉन्जुगेट बेस का कितना ज्यादा स्टेबल है। अब आप लोग कहोगे सर हमें आप ऐसी टेक्निक सिखा दीजिए जिससे कि हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करना सीख जाएं, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को कहीं आसानी से पता कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्जुगेट बेस जो होता है ना, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के।
यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक तरीका तो ये है, इंडक्टिव दे रखा हो तो इस तरह से डिटरमाइन करेंगे। अगर इंडक्टिव के अलावा अगर आपको रेजोनेंस दे रखा है तो ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजोनेंस के, ठीक है ना। रेजोनेंस से कैसी होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही दोनों फैक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, हर एक चीज में देखनी है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज के साथ जो भी चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है उसको देखते हैं। यहाँ पे CH2 आ गया, CH2 के बारे में जानते हैं, कार्बन की स्पीसी है तो ये प्लस आई शो करती है, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई हो गया फैक्टर। उसके बाद यहां देखोगे तो बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की जो रिंग है वो क्या शो करती है, माइनस आई। उसके बाद साइक्लिक रिंग है तो ये क्या शो करती है, प्लस आई, है ना। और बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग दो चीजें शो करती है, माइनस आई के साथ साथ यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस भी होता है, मतलब माइनस आई तो होता ही होता है, साथ साथ क्या होता है, रेजोनेंस। और यहां देखोगे तो बेंजीन का रेजोनेंस हो गया और क्लोरीन का क्या हो गया, माइनस आई। आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, बताओ, A B C D, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी है और माइनस आई भी है। यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस था, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई है, यहाँ सिर्फ प्लस आई है, ठीक है। और एक चीज और देखो यहाँ पे कि अगर मैं बेंजीन का यहाँ पे रेजोनेंस मानता हूं तो क्या आप बेंजीन का यहाँ पे रेजोनेंस कंसीडर करोगे, नहीं, पता है क्यों, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, जो मैंने कल बताया था। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है और बेंजीन यहाँ पे है, तो इतनी दूर से कॉन्जुगेशन थोड़ी ना हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे सिर्फ प्लस आई मानोगे, बेंजीन का रेजोनेंस नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बताओ जरा, डी वाला। डी वाले में कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं जरा बताओ, बेंजीन का तो क्या लगेगा, रेजोनेंस, और क्लोरीन का कितना होगा, माइनस आई। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वर्बली आप इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि बस देखा, हिंट करा और आंसर कर दिया। मतलब मैं समझता हूं कि बहुत ही कम केसेस में क्वेश्चन रिपीट होता है इस टॉपिक का, बहुत ही कम केसेस में, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास इतने होते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं कहीं भी रैंडमली उठा करके। तो जब ऑप्शन बहुत सारे हैं तो हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं करते चीजों को, तो काफी सारे हो सकते हैं, तो इसलिए आपको हर बार चीजें बनानी ही पड़ेंगी। मेक ओवर करो, रिजल्ट फाइंड आउट करो, जो भी लगे उससे लगा दो, टिक नहीं कर सकते एक बार में, टिक नहीं कर सकते इसे, ठीक है। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, ये कहा गया कि एनीसॉल, देखो मैं पहले बोल रखा हूं, मैंने पास में बोल दिया था आपसे, बोला था नहीं बोला, बता जरा। एनीसॉल के बारे में बोल चुका हूं लीजा, बोला था ना बेटा। एक तो एनीसॉल पता कर लो, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की कैटेगरी में लिस्ट करते जा रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ना। 3 कंपाउंड अब तक आ चुके हैं, एक तो बेटा देखो एनीसॉल है, ठीक है, और एक अपना फिनॉल है, एनीसॉल, फिनॉल और अमाइन। ये 3 टॉपिक तो अब तक आ चुके, इन्हें तो आपको कंठस्थ कर लेना होगा। और इतने कहने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए ही डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं, डिफिकल्टी होगी होगी आपको एग्जाम में। तो एनीसॉल, फिनॉल और अमाइन, 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वापस आ जाओ। बोल रहा है एनीसॉल जब रिएक्ट करता है HI के साथ तो क्या होगा, ये तो पूछा ना उसने। तो पहले हम लोगों को इसका आंसर लगाने के लिए क्या होना चाहिए, एनीसॉल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगा लिया भाई एनीसॉल, और एनीसॉल में हम जानते हैं कि OCH3 लगाते हैं, किसके ऊपर लगाते हैं बताओ, बेंजीन के साथ, ठीक है। बेंजीन के साथ यहाँ पे OCH3 लगाते हैं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे OCH3 जब आप यहाँ पे लगा देते हो और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, HI से, तो HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रेडिक्टेबल कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, कौन सा क्या कुछ होगा ये बताओ। एडिशन होगा, डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा बेटा, तो एडिशन तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, सब्सटीट्यूशन, है ना। अब सब्सटीट्यूशन कौन सा वाला होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये बता के देना कि इलेक्ट्रोफिलिक करें कि न्यूक्लियोफिलिक करें, बताओ जरा कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक। क्योंकि OCH3 अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, आपने पढ़ा होगा OR, या फिर यहाँ पे मैंने ऐसे पढ़ाया होगा OR नेगेटिव। OR नेगेटिव अपने आप में क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है। और HI के पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी वाली है, I नेगेटिव। तो I नेगेटिव इस वाली फाइल को यहाँ से क्या कर देगी, सब्सटीट्यूट कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन जैसा कोई एटम होता, क्लोरीन वाला होता, तो नॉर्मली नहीं कर पाती, फिर वहाँ हीट भी करना पड़ता, है ना। लेकिन OCH3 को हम आसानी से कर सकते हैं, तो I यहाँ पे आ जाएगा। तो I जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा, आइडोबेंजीन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे OCH जो निकलेगा वो H के साथ कंपाइल करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ, CH3COOH। कौन सा ऑप्शन लग रहा है बताओ जरा, कौन सा वाला होगा, बी वाला। सिंपल सी बात है। तो अभी तो MCQ बहुत नॉर्मल आ रहा है, मुझे ऐसा कोई नहीं लगा कि जहाँ बहुत डिफिकल्टी हो, चीजें पता है बन रही हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे भी ERSN2 रिएक्शन है और बड़ी आसानी से आइडोबेंजीन और आपका मीथेनॉल बन जाएगा। दिक्कत है शबा, दिक्कत है बताओ रिया, कविता नहीं है ना, ठीक है आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, इथेनॉल हीटिंग, फिर से आ गया, कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन। क्या करना है देखो जरा, इथेनॉल लेना है और उसे हीट कर देना है, किसके साथ, H2SO4 के साथ। और ये टेम्परेचर बताओ कितना टेम्परेचर है बेटा, ये वाला कितना है बेटा बताओ जरा,
140 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। तो मैं आपको पहले ही हिंट बता चुका हूँ कि अगर हम इथेनॉल को H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो 140 पे तो क्या मिल के आता है, ईथर मिल के आता है ना। और वहीं 170 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो क्या मिल के आता है, एल्कीन मिल के आता है, और ये हमें याद रहता है, यही है ना। तो उसने बोला कि बताओ कि ईथर मिलेगा, ईथर दिख रहा है बेटा कहीं पे आपको, हाँ दिख रहा है, ये रहा। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो कतई हो ही नहीं सकता ना, ये हो सकता क्योंकि इधर मिथाइल इधर इथाइल, तो ये तो नहीं हो सकता। ये लिखा है डाईथाइल ईथर और एक एल्कीन, तो इन दोनों में से कोई भी एक सही होगा। तो बताओ वैष्णवी कौन सा सही होगा, बताओ सी वाला का डी वाला, सी वाला, हाँ सी वाला सही होगा, क्योंकि टेम्परेचर ये कितना है हमारे पास 140 पे मिलता है ईथर और 170 पे क्या मिलता है, एल्कीन। तो हमारे पास टेम्परेचर 140 है, तो इसका मतलब कंपाउंड जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं लीजा, बताओ बेटा। ठीक है आगे चलो जरा। अगला फिर से एसएसएन रीजन क्वेश्चन आ गया, इनको हम लोग बाद में ही डिस्कस करते आए, तो इनको बाद में ही करेंगे, या फिर से एसएसएन रीजन है, अच्छा चारों ही थे, वाह, इस सबसे बाद में करेंगे, चारों एसएसएन रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सरप्राइज है पूरा, है ना। चलो यहाँ आ जाओ जरा, 20 का ए पार्ट, एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन है ना, ठीक है। अच्छा मुझे एक अभी इस क्वेश्चन को देख करके अभी एक डाउट आया है, एक जो लास्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन करवाया था वो थोड़ा गलत हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, उसे चेक कर लेना एक बारी। तो मुझे वो क्वेश्चन याद है, जब मैं दूसरे बैच में कराया तो मुझे इसके बारे में थोड़ा याद आया, तो वो क्वेश्चन थोड़ा मुझे याद है, देख लेता हूँ क्या था। आई थिंक क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये साइक्लिक रिंग थी 6 मेंबर, और उसकी रिएक्शन जो करवाई थी वो Br2 से हो रही थी और सनलाइट थी, ऐसा कुछ था वहां पे, ऐसी था क्या है बेटा, ऑटोमेटा क्या होता है, अच्छा सब कुछ भूल गए हो तुम लोग क्या, हैं। तो ऑर्थोमेटा क्या होता है, हाँ ऑर्थोमेटा कहाँ से आ जाएगा, जब उसमें कोई ग्रुप ही नहीं है तो ऑर्थोमेटा कहाँ से आ जाएगा। आपको पता है कि बेंजीन में ऑर्थो कौन सा है, नहीं पता ना। ऑर्थो तो डिसाइड होता है, पहले ग्रुप देखोगे, मेन ग्रुप पहले एक आएगा, उसकी रेस्पेक्ट में ऑर्थो आता है। अब ऐसे कैसे कह दोगे कि ये वाला ऑर्थो है, ये वाला ऑर्थो नहीं हो सकता ना, सारे कोई भी ऑर्थो हो सकता है, कोई भी मेटा हो सकता है, कोई भी पैरा हो सकता है, वो तो कोई अगर ग्रुप लगा होता है, जैसे यहाँ पे फिनॉल होता है, देखो नितिन यहाँ देखो, अगर यहाँ OH लगा होता तो ऑर्थो और मेटा होते, अभी तो ना कोई ऑर्थो है ना कोई मेटा है। तो लास्ट टाइम जो चीजें हमने यहाँ पे नहीं ध्यान दे पाई है वो ये थी कि यहाँ पे Br2 है और यूवी लाइट है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम इसे ऊपर का जो क्वेश्चन था मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एल्कीन सिस्टम वाला कोई था पार्ट, एल्कीन वाला था ना कोई, जरा वो भी बता दो, डिस्कस कर लेते हैं, वो भी साथ में ले लेते हैं। आई थिंक क्या था यहाँ बता जरा, ये क्या था, ये क्या था, बेंजीन की रिंग थी क्या थी, हाँ बता दो भाई, सबने करा है ना, क्या था, जल्दी बताओ बेटा क्या था यहाँ पे, यहाँ बेंजीन की रिंग थी है ना, और यहाँ पे क्या था बेटा, CH2CH3, हाँ वही तो, CH डबल बॉन्ड होना चाहिए, CH डबल बॉन्ड CH3, उसके बाद क्या था, यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, और यहाँ यहाँ नाइट्रो ग्रुप था, नहीं था, इस वाले ऑप्शन में नहीं था, वो लास्ट वाले में था, उससे पहले वाले में, और क्या था, HBr, ये था। तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए थे, इधर देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जैसे हमने एल्कीन देखी तो एल्कीन देखते ही हम सोचते हैं कि एडिशन होगा, बिल्कुल सही बात है, एडिशन ही होगा, है ना। अब एडिशन जो होता है मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब अगर हम HBr की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि HBr में Br जो है नेगेटिव पार्ट है और H क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के पास, और मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन कौन सा होता है बच्चों, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, और लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन कौन सा होता है, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो Br किसके पास जाएगा, CH के पास या CH2 के पास जाएगा। तो अगर CH के पास अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे होगा अपना, ये रिंग हो जाएगी, और यहाँ पे CH पे आ जाएगा, कौन आ जाएगा, Br, और H जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। अब यहाँ पे यही चीज हमने देख ली थी, लेकिन हमने एक चीज को फोकस नहीं कर पाए थे, जैसे ही हमने साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड देखा तो हम लोग तो पहले तो यही मान के चलेंगे कि एडिशन ही होगा, एडिशन होगा नहीं होगा, किसका होगा, Br2 का। बट हमने ये चीज यहाँ पे ध्यान नहीं दी कि यहाँ पे Br2 के साथ यहाँ पे क्या था, यूवी लाइट था। तो आज हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि अगर यूवी लाइट होगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कंफर्म होती है। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है इधर, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, और अगर यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। तो अब देखो, मतलब कि हमें डबल बॉन्ड से कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड से कुछ नहीं करना है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, इनमें से कोई सा कार्बन लेकर के एक ही अभियान, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ सनलाइट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन हटाओ सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन सब जानते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे और एक Br लगा लेंगे, वो जो हाइड्रोजन हटेगा जाएगा वो बचे वो Br के साथ साइड कंपाउंड क्या निकालेगा, HBr।
तो यहाँ पे साइड कंपाउंड यहाँ पे HBr निकलेगा और इस वाली पोजीशन पर यहाँ पे Br आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे और ये हम आगे भी फॉलो करेंगे क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आगे। ठीक है, यहाँ ये कंपाउंड मिलेगा। हाँ, एक भी लगाना, मतलब कोई सा भी एक ही बार होता है सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। ठीक है, और कहाँ से? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। sp2 से नहीं हटाते, sp3 से हटाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ जरा। तो ये कहा गया कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। तो SN2 रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब बस मुझे इतना बताओ कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता ना। अब SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो SN2 रिएक्शन के लिए कार्बोकैटायन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? सबसे पहले होना चाहिए मिथाइल। मिथाइल से भी कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? 1 डिग्री की। और उससे कम किसकी होती है? 2 डिग्री की। और उससे कम किसकी होती है? 3 डिग्री की। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ध्यान रखना, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब SN1 की बात करेंगे रोहित, तो SN1 में क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन होना चाहिए, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है। सबसे कम रिएक्टिविटी मिथाइल की होती है, उससे अधिक 1 डिग्री की, उससे अधिक 2 डिग्री की, और उससे अधिक किसकी होती है? 3 डिग्री की। बात क्लियर है सभी को? अब देखो जरा, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपने नोटिस किया, ये हिंट तो बता दी, अभी मैंने ऑप्शन तो देखे नहीं। अब यहाँ पे देखोगे आयोडीन इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि दोनों ही कार्बन जो है 1 डिग्री वाले हैं कि 2 डिग्री वाले? 1 डिग्री वाले, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें दोनों ही 1 डिग्री है तो कार्बोकैटायन से तो डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा, फिर हमें देखना पड़ेगा हेलोजन देखना पड़ेगा, है ना। यानी कि अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? गुड लीविंग ग्रुप। भाई SN2 हो या फिर SN1 हो, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? तो अगर मैं यहाँ पे लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर यहाँ पे लिख दूं, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सभी को आती होगी। किस कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है जरा बताओगे बेटा? लीविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, ब्रोमीन की उससे कम होती है, क्लोरीन की उससे भी कम होती है, और फ्लोरीन की सबसे कम होती है। तो आयोडीन वाला जो है कैसा होगा? कैसा होगा? मोर फास्टर होगा टुवार्ड्स SN2। अब वाई, वाई के लिए क्या बोलोगे सूरज? बिकॉज इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इतना बोलोगे। ठीक है ना, समझ गए ना। वनड्रॉस फोर्स अलग चीज है बेटा। यहाँ पे भी SN2 के लिए हम लोग बता रहे हैं, जैसे कि SN1 SN2 का मैं क्लास ले लेता हूँ अभी, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। हो सकता है कल या परसों में SN1 SN2 के दोनों में दोनों को अपोज में लेते हुए क्वेश्चन के साथ चीजें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट आया है। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा SN2 को जल्दी से देगा, फास्टर देगा। तो आपको या तो कार्बोकैटायन अगर अलग अलग रखे होते तो कार्बोकैटायन के ऑर्डर के बिहाफ पर हम जस्टिफाई करते। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन दोनों का 1 डिग्री ही है, लेकिन हेलोजन दोनों का अलग है। तो हेलोजन दोनों का अलग है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन है कि ब्रोमीन है? तो आयोडीन होना चाहिए, तो आयोडीन के बिहाफ पर लगा दिया। अगला देखो जरा, ये तो देखो जरा कितना आसान है, कोई भी कर लेगा इससे, कर लेगा नहीं कर लेगा, है ना। तो देखो जरा, लिखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट। अभी मैं बता के आया हूं हेलोजन और यूवी लाइट। अगर यूवी लाइट आ गई तो कंफर्म कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? सब्स्टिट्यूशन होगी। क्लियर है ना। और सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो किससे होता है? sp3 कार्बन एटम से होता है। बेंजीन रिंग से तो होगा नहीं, क्योंकि सर जानते हैं कि बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो बेंजीन रिंग से तो निकालेंगे नहीं हम लोग हाइड्रोजन को। किससे निकालेंगे? या तो निकालेंगे CH3 से या CS2 से। अब वहां पे भी देखेंगे, अगर मान के चलो कि मैं CH3 वाले कार्बन से हटाता हूं तो यहाँ पे 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा, और CH2 वाले से हटाता हूं तो यहाँ पे 2 डिग्री मिलेगा। तो अच्छी बात कहाँ पे है? 2 डिग्री से हटाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा इसका, वो कंपाउंड क्या होगा जरा बताओ? यहाँ पे कंपाउंड होना चाहिए, ये सर अपनी बेंजीन की रिंग रहेगी ये वाली, और यहाँ पे जो CH2 जो है ये वाला, इसके साथ यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा? एक एच हट जाएगा ना यहाँ से, तो CH बचेगा। तो CH हो गया, और उससे क्या ले जाएगा? Br। क्लोरीन है, क्लोरीन लगा दो बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो CH3 है वो CH3 यही रहेगा। ठीक है, यहाँ मत लगा देना आप लोग। क्लियर है ना, समझ गए ना आप लोग? तो बड़ा ही इजी, दोनों ही क्वेश्चन अभी तक बहुत इजी आए। 2 नंबर का था, ये भी बहुत आसान था, ये भी कुछ करना नहीं पड़ा, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ा और आसान हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, अब आपके लिए ऐसा लगेगा कि हर एक रिपीटेड है, आदत सी हो जाएगी, अरे ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है। हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़े ही नहीं, तो हमें सारी चीजें आइडिया होता है। आप देखो 20 वाले क्वेश्चन को तीनों ही सैंपल पेपर मैच करना लगभग एक जैसे ही है। बोलो यस और नो। 20 वाला क्वेश्चन है, सब में तीनों में लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, वही यूवी लाइट वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, जो कि कहाँ से आ रहा है? हेलो एल्केन से आ रहा है। तो अभी इतना आइडिया तो हो ही गया कि 20 वाला क्वेश्चन हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से आ रहा है। ऐसी तो होता था आइडिया करते करते, वहीं से आ रहा है, वहीं से आएगा। ठीक है, और वो भी लिमिटेड है। अगला देखो जरा, डिफाइन आया है। अब बच्चे करेंगे सर रोहित ने कहा सर अब तो मैं डिफाइन करूंगा इसको है ना। रोहित ने कहा अब तो मैं डिफाइन करूंगा सर, अब तो डेफिनेशन अब तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा अब तो लिखना ही पड़ेगा सर, है रोहित? हाँ, तो उसमें भी क्या है कि थोड़ा सा वो बना दो फिर लिख दो भाई
पहले तो कुछ ना कुछ ऐसा कर लो जैसे कि अपनी मजबूती तो कर लो, पहले अपना बेस पूरा कर लो, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। देखो जरा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो ये टेस्ट पेपर में भी आया था, तो बहुत सारे बच्चों को उसका डाउट आ रहा था, तो मैं इसको बता देता हूँ उसको, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। स्टॉप राइटिंग प्लीज एंड की फोकस। नाउ व्हाट इज द डीनेचुरेशन? देखो बेटा, एक आप लोगों ने ना 11th में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। हम लोग एग के बारे में जानते होंगे। एग जो हम लोग जो हैन का जो एग होता है, अंडा जो होता है वो लेके आते हैं। तो आप जानते हैं कि अंडे के अंदर ना प्रोटीन होता है, जो येलो यॉल्क वाला प्रोटीन दिखा होगा, येलो पार्ट जो होता है प्रोटीन होता है, फुल ऑफ प्रोटीन उसके अंदर होती है। अब उस प्रोटीन को, क्योंकि वो एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, ताकि इस थ्योरी को समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अंडे के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और उस अंडे को जब उबालते हैं, क्योंकि हम उसे उबाल के ही खाते हैं, तो जब उसको उबालते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर का प्रोटीन जो है वो एक्सपेंड होता है, फैल जाता है, और वो एक सॉलिड का फॉर्मेट ले लेता है। अब ये ध्यान रखना है कि उबले हुए अंडे के अंदर का जो प्रोटीन है वो अलग है, और जो कच्चा वाला अंडा था उसका प्रोटीन वहां पे अलग था। यानी कि हमें यह जानना होगा कि प्रोटीन की जो नेचर होती है, उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर जो होती है, उसे गर्म करने पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आते नहीं आते? तो सबसे पहले आज हमें ये सीखना होगा कि क्या होता है कि जब किसी प्रोटीन को बॉईल किया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में ये बोला जाता है कि अगर आप किसी प्रोटीन को बॉईल करते हो, है ना, या फिर उसमें स्मॉल अमाउंट में बेस क्वांटिटी ऐड करते हो, बेस यानी कि एल्कली एल्कली ऐड करते हो, तो प्रोटीन क्या करता है कि अपनी जो उसकी जेनेटिक कैरेक्टर होती है या उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो उसको लॉस कर देता है। तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब जैसे कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहा हो, या उसकी जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि वो फाइबर्स लाइक प्रोटीन है, या ग्लोबुलर प्रोटीन है, या किसी भी तरह की प्रोटीन है, तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लॉस कर देता है। तो प्रोटीन का अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देने की ये जो फिनोमेना है, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब नाम से भी समझ में आ रहा होगा, डी का मतलब नहीं, नेचुरल यानी कि जो उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगी। अब कब नहीं रहेगी ये पता होना चाहिए। कब नहीं रहेगी बताओ? हीट करने पर, और क्या करने पर बताओ? स्टेज चेंज नहीं, एक तो हीट करने पर और एक एल्कली ऐड करने पर, ठीक है ना। या तो एल्कली ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, दोनों में से एक में होगा, ठीक है। तो इसका जरा आंसर लिखो जरा, बोल देता हूँ, लिखो जरा। हाँ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो लेट बिगिन, इसमें लिखो बेटा, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, और adding of small quantity, adding of small quantity, adding of small quantity of alkali, adding of small quantity of alkali, adding of small quantity of alkali, कॉमा लगाओ, प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन्स कर देना, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स losses, proteins losses their, proteins losses their biological activity, proteins losses their biological activity, biological activity, full stop. This phenomena, this phenomena is called, this phenomena is called denaturation of protein. This phenomena is called denaturation of protein. This phenomena of, this phenomena is called denaturation of protein. क्या आपको समझ में आ गया denaturation? चलो, रिया को तो आता है, कृतिका आप समझाओ जरा क्या होता है बेटा denaturation? Yes, you are a bio students, so I suppose to you can answer. Yes, what is the denaturation? Don't hesitate, try to answer. What is the denaturation? In your word, you can try. Yes, Divya, you can also answer. What is the denaturation of protein? शिवम आप बता सकते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन गर्म करना है या फिर प्रोटीन को ही गर्म करना है? गर्म करना है और एल्कली भी मिलानी है, दोनों काम करने हैं, एक ही करना है बस केवल। या तो गर्म करें या फिर एल्कली ऐड करेंगे, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है। सिंपल, यही प्रोसेस या फिनोमेना जो होती है वो क्या होती है? क्लियर बात है ना? अभी भी नहीं आया? बताओ वैष्णवी क्या होता है बेटा? ऐड करें, लॉस हो जाती है। शाबाश, यही होता है डीनेचुरेशन। समझ गए थे ना एवरीवन? क्लियर है ना? मतलब कि प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली और हीटिंग, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड, क्लियर है ना?
हमें लेंथीनेस पे नहीं जाना है, सिंपल वर्डों में अपने आंसर को कंप्लीट करना है ना शाबा? आपने बहुत सही लिखा था, उसमें मैंने पूरा पढ़ा था टेस्ट पेपर में, तो ठीक था, लेकिन हमें केमिस्ट्री में उतना डीप नहीं जाना है, 1 नंबर का है तो बस एक सिंपल शब्दों के साथ हम चीज़ें पूरा करेंगे, ठीक है? और राहुल की बात भी पूरा करेंगे डिफाइन वाला, तो हैं? कोई बात नहीं है, चलो। हुँ? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, इनवर्ट शुगर। इस वाले क्वेश्चन को तो आंसर जो है बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा लिख देते हैं इसके अंदर, तो ज़रा समझो ज़रा क्या होता है? समझो ज़रा पहले से। अच्छा ये बताओ, इनवर्ट शुगर से क्यों कहते हैं? तो देखो मैं समझाता हूँ, कोशिश पूरी करूँगा, तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखो ज़रा, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्या होता है? लेट हैव टू फोकस हियर। इनवर्ट शुगर क्या होता है? शुगर के बारे में सभी जानते हैं ना? फॉर्मूला क्या रहता है? C12H22O11, ठीक है? तो ये ले लिया। C12H22O11, ठीक है? बुक्स पे मत जाना, बुक्स के हमें बाय वन पढ़ना है, क्योंकि हमें सिंपल शब्द में चीज़ें सीखनी है, ना कि लर्न करना है। सीट से आंसर को याद नहीं करना है, एक बार में चीज़ समझ जाओ ताकि आप अपने शब्दों में उसका आंसर कर सको। अब क्योंकि यहाँ पे शुगर की बात हुई है, तो शुगर में हमने यहाँ पे जो शुगर ली है, वो शुगर, उस शुगर का नाम क्या है? सुक्रोज है, ठीक है? अब सुक्रोज के बारे में सबसे पहली बात जो आपको जाननी होगी, वो ये जाननी होगी कि इसका पीपीएल के अगेंस्ट किस तरह का एक्शन होता है। मतलब पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, वो ये शुगर के अंदर से अगर पीपीएल को पास करेंगे, तो पीपीएल को किस तरह से रोटेट करती है? डेक्स्ट्रो रोटेट करती है या फिर लीवो रोटेट करती है, पहले तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सुक्रोज जो होती है बेटा, उसका जो यहाँ पे कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ रोटेशन जो होता है, वो होता है अप्रॉक्स 65, और 65 में प्लस लगा दिया, प्लस 65.5 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी, याद नहीं करना कुछ भी, याद करके तो जाना ही नहीं है, मैं अगेंस्ट हूँ लर्न करने के। आपको पहली आज एक बात सीखनी है कि जब भी हम शुगर की बात करते हैं, शुगर यानी कि सुक्रोज जो होता है बच्चों, उसके बारे में जानना है कि पीपीएल डालेंगे तो उसे किधर घुमाएगा। अब देखो यहाँ पे आपने ये जाना कि सर ने एक बोला, शुगर यानी कि सुक्रोज का जो यहाँ पे डिग्री ऑफ रोटेशन जो होता है वो प्लस का 65.5 है। अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है, अब प्लस का मतलब सभी जानते हो बेटा, प्लस का मतलब क्या होता है? यानी कि हमें समझ में आ गया कि हमारा जो शुगर है वो किस तरह का रोटेटर है, बताओ जरा? डेक्स्ट्रो रोटेटर है, यानी कि पीपीएल को डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में घुमाने वाला है, ऐसे ही तो है ना? डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में घुमाने वाला है कौन? कौन बताओ बच्चों? सुक्रोज। तो सुक्रोज मॉलिक्यूल क्या करेगा? पीपीएल को डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में घुमा देता है, ठीक है? एक बात तो ये सीख ली। अब हमें क्या करना है? इसका हमें करना है हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है बच्चों? अब हम ये भी जानते हैं कि जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पानी मिलाना होगा, और हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे 2 कंपाउंड मिलते हैं, ये भी आप जानते हो। तो एक कंपाउंड जो मिलता है वो क्या मिलता है? C6H12O6। बेसिकली ये जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों? ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में भी इसका भी अल्फा डी जान लो, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जैसे बोलते हैं। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है अल्फा डी का, वो होता है अप्रॉक्स 52.5 डिग्री होता है, 52.5 डिग्री, ठीक है ना? तो ग्लूकोज का कितना है बच्चों? 52.5 डिग्री हो गया, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब ये जो ग्लूकोज यहाँ बना हुआ है, ये एक बार फिर से क्या है बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटर है। तो ग्लूकोज भी कैसा है बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटर है। क्लियर बात है? अभी देखते हैं, एक कंपाउंड यहाँ पे और भी मिलता है, उसके बारे में जानते होंगे आप लोग बेटा। एक मिलता है आपके पास C6H12O6, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज के अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करेंगे तो वो होता है माइनस के 92.2 डिग्री होता है। माइनस का साइन देखते ही हमें समझ में आ गया कि फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटर है। कैसा है बच्चों? लीवो रोटेटर है, ठीक है? लीवो रोटेटर हो गया, लीवो रोटेटर हो गया। तो अब ये देखो कि पानी को ऐड करने से पहले हमारा जो सुक्रोज था उसका पीपीएल रोटेशन कैसा था? डेक्स्ट्रो। अब पानी मिलाने के बाद वहां पे उसके 2 कंपाउंड आए, एक डेक्स्ट्रो रोटेशन में पीपीएल को घुमा रहा है, एक लीवो घुमा रहा है। लेकिन आप देखोगे कि लीवो रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है ना? लीवो का कैसा है बच्चों? ज्यादा है। तो अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो घुमा रहे हैं, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल लीवो घुमा रहे हैं, तो इनकी रोटेशन आपस में क्या करेगी? अपोज करेगी। और अल्टीमेटली देखो कंक्लूजन जो आएगा, मतलब एक ही रोटेशन आएगा। पीपीएल को आप दोनों साइड में तो नहीं घुमा सकते, या तो दोनों का डिग्री ऑफ रोटेशन बराबर होता तो रोटेशन कैंसिल हो जाती, लेकिन दोनों ही मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, तो क्या होगा कि दोनों का जो कंपाइल जो ओवरऑल रोटेशन जो आता है, ओवरऑल रोटेशन, मतलब अगर ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का अगर यहाँ पे ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन निकालोगे ना बेटा, तो ओवरऑल रोटेशन यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ओवरऑल रोटेशन ऑफ बोथ, यानी कि इन दोनों का ओवरऑल रोटेशन जो आता है, यानी कि इसका मिक्सचर का जो अल्फा डी जो होता है बेटा, वो होता है
अप्रोक्स माइनस के 19 डिग्री 19 डिग्री पे रोटेट करते हैं दोनों ओवरऑल मिला करके, और यहाँ पे देखोगे तो माइनस का मतलब क्या हो गया, लीव हो गया। तो आप देखो कि पहले पीपीएल पानी मिलाने से पहले कैसी थी, पानी मिलाने के बाद कैसी हो गई, पानी मिलाने से पहले कैसी थी डेक्स्ट्रो, पानी मिलाने के बाद कैसी हो गई लीवो। तो रोटेशन का क्या हो गया, इन्वर्जन, रोटेशन में क्या हो गया, इसीलिए सुक्रोज को क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर, क्योंकि शुगर पानी के अंदर अपने रोटेशन को इन्वर्ट कर लेती है, इन्वर्स कर देती है, अपोजिट कर देती है, विपरीत कर देती है, इसीलिए हम यहाँ पे शुगर को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। क्लियर है ना। तो आपको कुछ भी डेफिनेशन वैसे भी लिख देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि डिफाइन करने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए और क्लियरली ये ऐसा कैसे हुआ। तो ध्यान रखना है कि सुक्रोज का अपना इटसेल्फ रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो एट द एंगल ऑफ 65.5 डिग्री, but after adding water there are two compounds, the glucose which is optically dextrorotator and fructose which is optically levorotator, लेकिन इन दोनों का ओवरऑल जो रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है, लीवो होता है। तो कंक्लूजन ये हो गया कि भाई शुगर में पानी मिलाने के बाद शुगर अपने स्पेसिफिक रोटेशन को इन्वर्ट कर लेती है, विपरीत कर लेती है, तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है। अरे एक लाइन और जरा हो जाए इसमें, इतना लिखने का, एक लाइन और जरा लिख लो, जरा एक लाइन लिखें बेटा, इसमें लिखो बेटा, डिफाइन करेंगे। बेसिकली शुगर इन ब्रैकेट सुक्रोज, बेसिकली शुगर इन ब्रैकेट सुक्रोज, बेसिकली शुगर इन ब्रैकेट सुक्रोज, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटर, डेक्स्ट्रोरोटेटर which on hydrolysis becomes मतलब हो जाती है, becomes levorotator, कॉमा लगाओ। this phenomena of inversion of rotation is called invert sugar, शबा आप हमें एक बार फिर से बताइए, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि ये इन्वर्ट शुगर का मतलब जो है क्या होता है। मतलब शुगर की, मतलब सुक्रोज के अलावा अगर ऐसी और कोई भी शुगर है जो कि अपना रोटेशन चेंज कर लेती है, कब, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, तो वे सारी शुगर क्या कहलाएंगी। और बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपने सुक्रोज का कैसा रोटेशन होता है, डेक्स्ट्रो एट व्हाट एंगल, 65.5 डिग्री, but on hydrolysis there are two compounds are formed, the glucose which is optically dextrorotator at the angle 52.5 degree and the fructose which is rotates the ppl in levo direction at the angle of minus 92.2 degree, but overall rotation is minus 19 डिग्री। ठीक है, minus 19 डिग्री, कभी कभी 20 भी ले लेते हैं, कभी कभी कोई किसी बुक में 20 भी ले लेते हैं, तो उसके लिए 90-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि लीवो हो गया है, डेक्स्ट्रो से कैसा हो गया, लीवो, बस बताना है। क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर है ना। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ कुणाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, बड़े सही से क्वेश्चन आए भाई। तो यहाँ लिखा है 2 and 1.5, 2 into 1.5 मतलब 1.5 ठीक है। अब 1.5 में भी ये देखो कि यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी होंगी कि यहाँ एक अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन आपसे सही नहीं बनना है तो स्टेप मार्किंग होगी यहाँ पे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखो आपसे ए पूछा गया है, फिर आपसे बी पूछा गया है, फिर सी पूछा गया, और सबके लिए हाफ मार्क्स हैं। तो इस तरह से क्या बनेगा, 1.5, ऐसे यहाँ पे ए बी सी पूछा गया तो 1.5 यहाँ पे, तो मतलब अगर आपने एक स्टेप भी सही किया है तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी है कि आपको स्टेप मार्किंग यहाँ पे होगी, आधा नंबर अगर सही किया तो आधा तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर पूरा नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, बट हम तो पूरा करेंगे। बहुत ईजी होते हैं, कन्वर्जन से ज्यादा ईजी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो लेट बिगिन, कैसे करेंगे देखो जरा, करें देखें। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी मैं कन्वर्जन या जो भी क्वेश्चन देख रहा हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं होता पुराना। मुझे आप सोचो कि सर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे या देखा होगा, पढ़ा होगा पहले, कुछ मैं कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज बस यूज करता हूँ यहाँ पे। मैंने इन क्वेश्चन को कभी नहीं देखा पुराना पहले कभी, और यही आप लोगों के अंदर हैबिट होनी चाहिए, याद तो करना ही नहीं है, बस अपनी नॉलेज यूज करो, चीजें कर दो बस यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जरा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है ए पार्ट में एक अल्काइल हैलाइड दे रखा है जिसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। एम आई करेक्ट, इथाइल ब्रोमाइड है ना। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो किससे हो रही है बताओ बेटा, केसीएन से। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि केसीएन के साथ रिएक्शन होगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे मैं रोके चल रहा हूं और आपको पहले से ही बता दूं कि केसीएन है तो रिएक्शन अलग तरह से होती है, और अगर इसकी जगह एजीसीएन होता बेटा तो रिएक्शन अलग तरह से होती है। ठीक है ना, केसीएन से अलग होती है, एजीसीएन से अलग होती है। कैसे सर बता दो कैसे होती है, देखो
अगर RX होता है बेटा, RX मतलब कि अल्काइल हैलाइड, अगर आप KCN से करोगे वरुण, रिएक्शन करोगे ना KCN से रिएक्शन करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि X के स्थान पर CN आ जाएगा, यानी कि साइनाइड मिलता है, RCN मिलता है, ठीक है। और अगर इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से कराते तो यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड मिलता है, यानी कि RNC मिलता है। क्लियर बात है ना, ठीक है ना। और साइनाइड के आगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर साइनाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो अमाइन, इसका भी अमाइन, वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों चीजों को अलग ध्यान रखो। तो फिलहाल हमसे जो बात हो रही है किसकी हो रही है, KCN की। तो KCN क्या करेगा बताओ, पहले क्या करेगा बेटा जल्दी बताओ। Br को हटा के क्या लगा देगा, CN, और Br यहाँ पे K के साथ साइड कंपाउंड क्या बनाएगा, KBr। तो पहले स्टेप में यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या बनेगा, इथाइल साइनाइड। क्या बनेगा बच्चों, तो हाफ मार्किंग तो होगी आपकी यहाँ होगी, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो आगे, यहां लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इसका भी मैंने स्पेशल केस करवाया था, आपको करवाया था नहीं करवाया था, सीखो जरा। अगर मान लो कि आपके पास साइनाइड है, तो हाइड्रोलाइसिस दो तरह से होता है। एक तो होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो साइनाइड ग्रुप है ना, वो क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक, क्या बना लेता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। और एक होता है पी हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एसिड का अमाइड बनता है, जिसे बोलते हैं एसिड अमाइड, RCONH2, ये बनता है। क्लियर है ना। तो अब ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने जा रहे हैं, हमें जो यहाँ पे करना है वो क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो हमने यहाँ पे लिखा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो क्या मिलेगा, अमाइड या फिर कार्बोक्सिलिक, अमाइड। तो यहाँ पे CH3 और ये CH2, और जो CN ग्रुप था, CN वाला, ये वाला जो ग्रुप था, ये बना लेगा अपना CONH2, ठीक है, ये अपना आ गया, B आ गया, ठीक है। और ये रिएक्शन मैंने कल ही कराई थी, फिर से रिपीट होके आ गई। कौन सी रिएक्शन है ये, हाफ मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या है, NaOH और Br2। तो NaOH Br2 के बारे में आप जानते हैं, इसे मैंने एक स्पेशल नाम भी दिया है, इसे बोलते हैं क्लैपिंग रीजेंट। तो क्लैपिंग रीजेंट क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को अपने साथ ले जाता है और NH2 यहां जुड़ जाता है। तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 और क्या बनेगा, NH2, अमाइन बन के आया। हो गया ना, इतना इजी था। पहले अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइल साइनाइड, फिर एसिड अमाइड, और फिर अमाइन, ये हो गया। तो 1.5 आ गया। इन क्वेश्चन की एक अच्छी बात और होती है कि कहीं भी कितनी भी परेशानी में एग्जामिनर आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, ये इनकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होती है। तो अभी हमें कल हम जब लॉन्ग आंसर कर रहे थे, आप देख रहे थे कि एक नंबर के लिए कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन को डिफिकल्टी फेस कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ बड़ी चीजें आसान है, ठीक है। सेकंड पार्ट और देखो बेटा, सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है, नाइट्रोबेंजीन से। कैसे हो रही है बेटा, ये भी बहुत इजी कन्वर्जन है बेटा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन तो यहाँ पे ले लिया, नाइट्रोबेंजीन लेने के बाद यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो कैसे हो रही है, Fe+HCl से। कैसे हो रही है बच्चों, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, एक है मेटल और एक एसिड है। तो मेटल को जब एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इसको देने वाले हम लोग, और हाइड्रोजन गैस देंगे तो मतलब से क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन। इससे सारी ऑक्सीजन ले लेंगे और इसको हाइड्रोजन दे देंगे। तो फाइनली जो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमाइन। क्या बनेगा बच्चों, अमाइन। और कौन सा, एलिफेटिक की एरोमेटिक, एरोमेटिक बनेगा। तो कंपाउंड का नाम क्या है, एनिलीन हो गया। और ये तो देखो कल करवाया था, परसों करवाया था, हर बार कराया था, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता है। NaNO2HCl बताया था ना, काय के लिए आता है, ये डायजोनियम ग्रुप बनाने के लिए। क्लियर है ना, क्या बनने वाला है, BDAC, पक्का है, पता है ना। तो याद नहीं करना ना, अमाइन से आगे चैप्टर वाला। तो यहाँ पे कुछ नहीं तोड़ना, बस डायरेक्टली कंपाउंड लिखो बेटा। हाँ डायरेक्टली, NaNO2 लिखा बेटा, और यहाँ पे HCl लिखा। टेम्परेचर कितना है भाई बताओ, 0.5 है ना, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अमाइन ग्रुप है क्या बना लेगा राहुल बताओ जरा, ये बनाएगा डाइएजोनियम ग्रुप। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन की रिंग। और ये कंपाउंड कौन सा है, BDAC, ठीक है ना, ये बन के आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इथेनॉल से करानी है। ये बताओ कौन बताएगा, इथेनॉल से कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल से तो क्या बनेगा, C2H5 और यहाँ पे OH। बताओ क्या बनेगा, इथेनॉल से कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, बेंजीन बनेगा, फिनॉल बनेगा, क्या क्या चीजें, या फिर कुछ और कंपाउंड बनेगा, बताओ जरा ध्यान से देख के बताओ। इथाइल एल्कोहल से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, है बेटा, नाइट्रिक एसिड बाहर आएगा इसमें से, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एक तो नाइट्रोजन गैस हमने बाहर निकाल दी, और क्या निकलेगा, इथाइल क्लोराइड बाहर निकलेगा। पक्का इथाइल क्लोराइड ही रहेगा, C2H5Cl रहेगा, और OH यहाँ लगेगा। देख लो जरा, मार्क्स कट सकते हैं आप लोगों के, नहीं कटेंगे, हाँ जल्दी बताओ,
मार्क्स हटेंगे। फिनॉल बनेगा या बेंजीन बनेगा, उसमें दो ऑप्शन, दो चॉइस देते हैं, या तो आप यहाँ पे फिनॉल बना लो या फिर यहाँ बेंजीन बना लो। क्या बनेगा बताओ, फिनॉल बनेगा कि बेंजीन बनेगा? हम्म क्या बन जाएगा? बताओ दिव्या, क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा कि बेंजीन बनेगा? हम्म क्या बनेगा, जल्दी बताओ, फिनॉल या बेंजीन? फिनॉल बनेगा? आपको लगता है बेंजीन बनेगा? बताओ। हाँ, जल्दी बताओ। दो केस होते हैं, एक होता है हाइड्रोलाइसिस वाला होता है और एक होता है इथाइल एल्कोहल वाला। इनमें से एक केस में बनता है एथिल एल्कोहल, सॉरी फिनॉल बनता है, एक केस में बनता है बेंजीन। आपको बताना है किस केस में बनेगा बेंजीन, किस केस में बनेगा फिनॉल। बताओ, जल्दी बताओ। ध्यान रखो, अभी बता के चल रहा हूँ। इस वाले स्टेप में अगर यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल की जगह पानी आता है तो बनता है फिनॉल, इथेनॉल आता है तो बनता है बेंजीन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इथेनॉल के केस में क्या बनता है, बेंजीन बनेगा, और अगर पानी आता है तो क्या बनता है, फिनॉल। ये ध्यान रखो जरा, ये याद कर लो जरा आप लोग। तो यहाँ बनेगा बेटा आपका बेंजीन। ठीक है, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ जरा। ये तो हो ही गया हमारा। तो ए बी सी तीनों कंपाउंड इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, तो हमारे पास दोनों कंपाउंड आ गए। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का आप लोग रिएक्शन चार्ट पढ़ोगे, वहां पे रिएक्शन बड़ी आसानी से मिल जाती है। आगे देखो जरा, फिर से दो, 3 नंबर वाला ना, 23 है ना यार, हाँ 22 तक रहता है, 22 तो रहता है हमारा सेक्शन बी। ये 3 मार्क्स का है। तो क्या लिखा हुआ है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। सब जानते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगी, है ना? करें जरा, करें। चलो, पहली रिएक्शन कौन सी वाली जरा बताओ, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। बताओ क्या होता है ये वाला, जल्दी बताओ। पहले तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, सभी जानते हैं, तो पहले मुझे इसके लिए लेना होगा एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना होगा। क्या लेना होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की विशेषता क्या होती है, या तो ले लो आप एल्डिहाइड या ले लो कीटोन। तो मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए वालों करने के लिए एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, जैसे कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम सभी जानते हैं, इसका नाम क्या है, एसीटोन। अब क्या करना है कि मैं इसके दो रिडक्शन के पार्ट होते हैं, दोनों करवा देता हूँ। ठीक है, दोनों कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सीख लो बेटा। इसके दो पार्ट होते हैं रिडक्शन के, एक तो होता है बेटा अपना क्लीमेंसन रिडक्शन और एक होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, एक कौन सा होता है, क्लीमेंसन, और एक कौन सा होता है, तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अब ये बताओ कि क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ZnHgHCl। भाई क्लीमेंसन रिडक्शन जब करते हैं तो हमें चाहिए होता है ZnHgHCl, ये चाहिए होता है। और इसका काम मैंने कल ही बताया था, ये क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज करता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, CH2 में। किसमें करता है बच्चों, CH2 में। कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज करता है, CH2 में। ठीक है, और एक होता है हमारे पास ये जो आज पूछा गया, तो एक हमारे पास है वोल्फ किस्नर है बेटा। ठीक है, वोल्फ कृष्णर है ना, वोल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करेंगे, तो इसकी बात करो बेटा। वोल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है बेटा, NH2 और OH नेगेटिव, यानी कि एल्केलाइन हाइड्राजाइन। NH2 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्राजाइन का अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर देता है किसमें, CH2 में। तो मतलब ऑक्सीजन लेकर के हाइड्रोजन दे देंगे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH3। तो आपको ये लिखना था, मैंने आगे फर्दर के लिए ये भी लिखवा दिया, ताकि आपको देखो दो चीजें जब एक जैसी हो तो उनको हमेशा मैं एक साथ ही लिखता हूँ, ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे। मतलब अगर दो सिमिलर थिंग है, आप कभी भी देखते हैं कि जहां पे भी दो सिमिलर थिंग आती है तो उनको हमेशा कंपाइल करके एक साथ लिखता हूँ, ताकि उनमें बाइफर्केशन हो सके, आपको उनमें अंतर समझ में आ सके, है ना। तो वोल्फ किस्नर में अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है और क्लीमेंसन में अलग होता है। क्लीमेंसन क्या होता है, ZnHgHCl, वोल्फ किस्नर क्या होता है, NH2NH2 OH नेगेटिव। दोनों की सेम फिनोमेना है, कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर देंगे CH2 में। ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखो जरा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसमें भी दो केस आएंगे, मैं दोनों केस बताऊंगा। डी कार्बोक्सिलेशन, इसको समझो बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं। तो देखो जरा, बी पार्ट में करना है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसी को लेके चलूंगा। डी कार्बोक्सिलेशन, आप देखो नाम से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। डी का मतलब क्या कहते हैं, रिमूव करना है, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2। तो मतलब CO2 का यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, रिमूवल होने वाला है। CO2 को क्या करने वाले हैं बेटा, हटाने वाले हैं।
तो CO2 को हटाने कैसे हटाते हैं, लेट्स सी। तो मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सबसे बेहतरीन और अच्छा एग्जांपल जो ना वो है अपना सैलिसिलिक एसिड। क्या है बच्चों, जब ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो मैं हमेशा यही एग्जांपल लेके आता हूं, सैलिसिलिक एसिड। ये ले लिया भाई, क्लियर है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है लीजा, की फोकस ऑन बोर्ड। तो सैलिसिलिक एसिड हमने ले लिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहां मैंने इसका एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दो परफॉर्मेंस एक जैसी होती हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या, वो देखो जरा। अगर मान के चलो कि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर अगर हम जिंक मेटल डालते हैं तो क्या होता है, जिंक मेटल, ठीक है, जिंक मेटल। अगर हम लोग यहाँ पे जिंक मेटल डालते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जिंक डस्ट, ठीक है। तो जिंक डस्ट का काम ये होता है, मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, एक तरफ और ले लेता हूँ, एक तरफ यहाँ पे लेंगे सोडा लाइम। क्या लेंगे, सोडा क्या होता है NaOH, लाइम क्या होता है CaO होता है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, सोडा लाइम। क्या है बच्चों ये, सोडा लाइम। तो मैं बच्चों को हमेशा ये सिखाता हूं कि अगर जिंक डस्ट डालोगे तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन को लेके चली जाएगी, हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन को विड्रॉ करेगी। और सोडा लाइम क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक की CO2 विड्रॉ करता है, ठीक है ना। सोडा लाइम क्या करता है, कार्बोक्सिलिक की CO2 को विड्रॉ कर लेता है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ना हो। और दूसरी बात है कि अगर जिंक डस्ट लेते हो तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप की, जो कि बेंजीन जुड़ा हुआ है, उसकी ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लेता है। तो अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाली ऑक्सीजन ले जाएगा ना, वो कौन ले जाएगा बेटा, जिंक, ठीक है ना, कौन ले जाएगा। तो जिंक डस्ट जब ले जाएगी या जिंक ले जाएगी, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, ZnO। और यहाँ पे क्या जाएगा H, H के यहाँ रह जाने से, H तो हम दिखाते ही नहीं है, तो जो कंपाउंड जो यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। और सोडा लाइम क्या करेगा, वो CO2 लेके चला जाएगा। तो CO2 जब यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और जो भी सॉरी सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड बनेंगे वो बनते रहेंगे साइड कंपाउंड। तो यहाँ पे H बनेगा, और H के यहाँ पे रह जाने से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल। तो ये तो दोनों को समझाने के लिए हो गया। और अगर आपको केवल डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, केवल डीकार्बोक्सिलेशन, तो सिंपल सी बात है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले सकते थे केवल और केवल बेंजोइक एसिड। क्या ले सकते थे, केवल यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लेते, और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं राहुल, बताओ जरा, किससे कराते, सोडा लाइम से, NaOH प्लस CO। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आता वो क्या बन के आता, बेंजीन। क्या बन के आता, बेंजीन, क्योंकि CO2 उसके पास ले जाती, क्या बचता, बेंजीन, ठीक है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। तो CO2 के रिमूवल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, सोडा लाइम। कार्बोक्सिलिक एसिड लो, सोडा लाइम डालो, CO2 बाहर निकालो, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड है उसे बना दो, ठीक है। कुमारी रिया, ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लें CH3COOH, ठीक है, अगर इसके अंदर सोडा लाइम डाला गया NaOH प्लस CaO, तो क्या बनेगा बताओ जरा, क्या कंपाउंड बनेगा, मीथेन गैस, शाबाश, मीथेन गैस बनेगी CH4, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया उसका, ठीक है ना, नहीं हुआ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए बेटा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन के आ जाता है, CO2 निकालनी है उसके अलावा। तो अगला देखो जरा, कैनिजरो रिएक्शन, सर इसे तो कोई भी कर लेगा, है ना, इसे तो कोई भी कर लेगा। क्या करेंगे बताओ जरा, सर फॉर्मेडियाइड ले लो, फॉर्मेडियाइड HCHO, और क्या करोगे, एक और फॉर्मेडियाइड ले लो, कल भी आई थी नहीं वाली रिएक्शन, फॉर्मेडियाइड की रिएक्शन फॉर्मेडियाइड से करेंगे, प्रेजेंस जो रहेगी वो किसकी प्रेजेंस रहेगी, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस रहेगी। और एक को कर देंगे एल्कोहल, एक को क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक। तो एक कार्बन का एल्कोहल कौन सा होता है, CH3OH, और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH। लेकिन ये भी ध्यान रहता है क्योंकि बेस की प्रेजेंस है तो यहाँ पे एसिड ना बन के मेटल सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पे CH3COONA आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए कैनिजारो, 1 2 3, बड़ी आसानी से हो गए, ठीक है ना। तो अब तक ये पेपर जो है मॉडरेट जा रहा है, मतलब बहुत इजी नहीं, तो मतलब मॉडरेट ही है, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में है। इजी की पास ज्यादा है, मॉडरेट से थोड़ा दूर है, डिफिकल्टी के तौर पर तो भी गए भी नहीं है। तो अगर भी जैसे कि आपका जो पेपर होता है तो हर एक सेंटर पे एक सेंटर फीडबैक जाता है, सेंटर फीडबैक जो कि वहाँ का केमिस्ट्री टीचर देता है। तो सेंटर फीडबैक में बताना होता है कि ये पेपर का जो लेवल है आज का वो कैसा है, क्योंकि सेंटर फीडबैक जाने के बाद क्या होता है कि वो सेंटर की जो कॉपी है उसी तरीके से चेक होती है, वहाँ मालूम पड़ता है, वहीं से रिपोर्ट जाती है कि अगर मान लो यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट है तो फिर जो मार्किंग जो होगी स्कीम वो लूज होगी, मतलब लूज मार्किंग करेंगे। और अगर जितना इजी पेपर होगा उतनी ही मार्किंग हार्ड होती है। तो ये अभी इजी और मॉडरेट के बीच में है, तो इसी इजी के पास ज़्यादा रखेंगे, और मॉडरेट से नीचे है, इजी के ज़्यादा पास है, अभी हार्ड लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हार्ड, मॉडरेट और इजी 3 लेवल होते हैं। तो अगर आपको बिटवीन लगाना तो बिटवीन लगा सकते हैं, बिटवीन इजी एंड मॉडरेट, ये अभी वहां तक, अभी तक तो ये है। जैसे कल भी एकदम से ट्विस्ट आ गया था, कल देखा था, तो हो सकता है कि चेंज आ जाए। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। बाकी तो बाद में देखेंगे जो भी होगा। अगला देखो जरा, क्या करना है, Ne3 करने हैं, 4 है ना, और Ne3 करने हैं, ठीक है। तो देखो जरा, फिनॉल दे रखा है, और फिनॉल से हमें क्या लेके आना है,
तो इनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कैसे करोगे, सीख लो, फिर मेरे से मत बोलना कि सर यहाँ पे देखो जब भी ऐसे लिखा हो गिव द इक्वेशन और यहाँ पे आपको वर्ड्स में चीजें दे रखी हो तो कैसे करते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे जो कंपाउंड दे रखा है पहले वो लिखा करो, पहले यहाँ पे लिखो फिनॉल, ठीक है। हाँ, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल लेके आना है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे क्लोरोबेंजीन, और उससे हमें जो फिर लेके आना है क्या लेके आना है फिनॉल, तो यहाँ फिनॉल लेके आना है। अब इतना करने के बाद ये देखो कि मैं ऐसा क्या क्या यहाँ पे कर सकता हूँ कि जिससे कि ये फिनॉल बन के आ जाए। तो कल भी हमने 10-5 बार तो कर दिया कल ही वाला हमने। कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, SN2 है ना कि ArSN2 होगी, SN2 होगी। क्या करेंगे इसमें, क्या डाल देंगे बताओ, क्या डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे ना, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाएगी रिएक्शन। तो क्या करेंगे एक्वेयस NaOH लेंगे और यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर उनका लिख दो जरा, हाई टेम्परेचर कितना होता है 300 होता है ना, तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेंगे लगभग, और जो है लगभग 250 से लेके 300 ATM तक प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे 200 ATM प्रेशर ले लो, ये बन गया रिएक्शन। तो सामने का उसको लिखा था, बस इतना लिखने के लिए हमें कितना नंबर मिलने वाला है 1 नंबर। इजी है क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, कुछ नया होता है जिसके कल आपको देखना पड़ता है लॉन्ग आंसर में, हर एक क्वेश्चन के लिए नया आपको टॉपिक लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब पुराना ही है, पढ़ा हुआ है, सब कुछ आ रहा है। आगे देखो जरा, आपको सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, किससे, फिनॉल से। आज ही बताया था मैंने, फिनॉल पढ़ लेना आप लोग, आज ही बताया नहीं बताया, फिनॉल बताया है, एनिसोल बताया है और अमाइन। तो अभी देखो अमाइन और फिनॉल के बीच में चीज चल रही है कि चल रही है अभी। तो देखो जरा, फिनॉल लेना है और क्या बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आप लोग जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं, कौन सी रिएक्शन है जरा बताओ ये वाली, RTR राइमर टीमर रिएक्शन। क्या करते हैं जरा बताओ क्या करते हैं, क्या करते हैं जरा बताओ जिसे, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, और एक बेस भी तो होना चाहिए, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। तो हमें क्या लेना होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और क्या लेना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन के आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा भाई एल्डिहाइड, ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा बच्चों एल्डिहाइड, यहाँ पे CHO आ जाएगा, जिस कंपाउंड को क्या बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। इजी था कि डिफिकल्ट था, इजी था ना। अब देखो आगे, हमें लेके आना है 2-methoxy एसीटोफिनॉन फ्रॉम एनिसोल। देखो मैंने बोला था ना, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2-3 कंपाउंड के इर्द गिर्द ही चल रही है। अब आप इतनी हिंट नहीं ले सकते, तो फिर क्या हिंट चाहिए, कुछ नहीं। एनिसोल फिर से आ गया ना, अब एनिसोल लेने वाले हैं। एनिसोल के बारे में सब जानते हैं, एनिसोल क्या होता है बताओ, एनिसोल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के साथ क्या लगा के चलते हैं OCH3। तो बेंजीन से हमने यहाँ पे OCH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या बनाना है, हमें बनाना है एसीटोफिनॉन, और 2 क्या है मीथॉक्सी। तो मतलब यहां पे क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस हमें क्या करना है इसकी जो रिएक्शन है यहाँ पे OCH3 को ऐसा ही रहने दो, बस इस वाले ग्रुप पे यहाँ COCH3 ग्रुप लगा दो, COCH3 ये वाला। अब ये मुझे कोई बताएगा कौन सी रिएक्शन होगी जरा बताओ, कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे बताओ, क्या करेंगे, यहाँ पे होगी फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी होगी, और फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन में कंपाउंड की रिएक्शन या तो एसिटिक क्लोराइड से कराते हैं या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो करा दो जरा, यहाँ पे रिएक्शन होगी FCR। तो रिएक्शन किससे कराएंगे जरा बताओ, एसिटिक एनहाइड्राइड सबसे अच्छा ऑप्शन है, या फिर एसिटिल क्लोराइड ले लो। क्लोराइड से भी अच्छा ऑप्शन कौन सा है, एसिटिक एनहाइड्राइड वाला। अब आपको पता है कि इस रिएक्शन में और एक चीज और रहती है, इसके साथ साथ और क्या रहता है बेटा, उसे मत भूल जाना बेटा, AlCl3। हाँ AlCl3 तो रहेगा। अब आपको पता है कि बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है बेटा, यहां से होता है ना। तो ऑर्थो पोजीशन का जो H है वो तो इससे मिलेगा, तो साइड कंपाउंड क्या निकलेगा CH3COOH, और ये जो ग्रुप है वो यहां आ जाएगा, हो गया, समझ गए ना आप लोग। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, थोड़ी सी एक कमी है, हाँ नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो ये क्या है मीथॉक्सी तो ही है, तो इसका नाम क्या हो गया 2-methoxy। और जब बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप लग जाता है तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं एसीटोफिनॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे एसीटोफिनॉन में और एनिसोल में कंफ्यूजन में रहते हैं, तो भाई अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, अगर बेंजीन के साथ OCH3 जुड़ा हुआ है, OCH3 है बेटा तो क्या है एनिसोल, और COCH3 है तो एसीटोफिनॉन, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड एसीटोफिनॉन, C6H5COCH3, C6H5, and what is the formula behind anisole, C6H5OCH3, OCH3 anisole, COCH3 एसिटोफिनॉन। क्लियर है ना, हो गया ना। आगे देखो जरा, अब हमें लेके आना है पिक्रिक एसिड फॉर्म फिनॉल। देखो फिर से फिनॉल आ गया, क्या ही बताऊं बेटा, आज तो जिंदगी फिनॉल के आसपास ही घूम रही है। पिक्रिक एसिड बनाना है फिनॉल से, सो जाओगे तभी कर लोगे, क्या करना होता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करो पिक्रिक एसिड बन गया, ठीक है। तो बनाओ बेटा, क्या करेंगे फिनॉल लेंगे ना बेटा, और फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे नाइट्रिक एसिड से, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दो पार्ट्स में लिखते हैं ना इसे,
कैसे लिखते हैं, OH और NO2, यही होता ना, OH और प्रेजेंस किसकी रहती है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस रहती है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, और इसी कंपाउंड को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। और पिक्रिक एसिड का यूज कहां पे होता है बेटा, कहां पे होता है जरा बताओ, किसमें, किसमें होता है बेटा, किसमें होता है, जल्दी बताओ, किसमें होता है? कहीं डूब मरो तो बढ़िया तुम्हारा। हमारे जो 20-20, 23-23 साल के लड़के थे, फ्रीडम फाइटर, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, उनसे पूछो तो वही बता देते। RDX बनाने के लिए यूज होता है इसका, रॉ मटेरियल से RDX का ये वाला है ना, रॉयल डिमोटिव एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, RDX जो होता है ना। पिक्रिक एसिड हो गया, TNT हो गया, सब RDX बनाने के लिए यूज होते हैं। वे लगे इतनी ही उम्र में ना सीखे, 12th में तो पढ़ते थे वो लोग, आई नहीं 10th में, 12th तो पढ़ी नहीं उन्होंने, 10th तक ही पढ़े थे वो, और वो जानना सीखे थे, है ना। टीचर से सीखा, सीधे अदालत में फोड़ दिया हम जा करके, और हमारे अदालत में तो सोचो अभी जिंदगी में हम नहीं फोड़ पा रहे हमने, तो क्या ही होगा। ठीक है, बाकी बेटा कल कराऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टुमारो है बेटा।